अब जो 5,000 मरीज है, हम्म। ठीक है, अब वो 7 से 6 घंटे में कि ड्रेन हुआ है। हाँ ठीक, बिल्कुल अब ऐसे ही है। उसमें क्या होता है, उसमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि अब मैं हूँ, मुझे पट्टों का दर्द है हम्म। क्योंकि मेरे पट्टे खींचे गए हैं। हम्म। ठीक है, अब हम्म। मैं क्या हूँ, मेरे माइंड में यही है पट्टों का डॉक्टर कौन सा है, न्यूरो का डॉक्टर है। न्यूरो का डॉक्टर है, बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही है। अब न्यूरो का डॉक्टर है, मैं गया हूँ, मैंने ओपीडी स्लिप बनवाई है, हम्म। मैंने जी मुझे पट्टों का मसला है, मैंने पर्ची बना दो। हम्म। वो बनाएंगे, पर्ची बनाएंगे। हम्म। ठीक है, अब न्यूरो सर्जरी एंड न्यूरोलॉजी हम्म। दोनों डिफरेंट दो है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दो हैं, बिल्कुल डिफरेंट ऐसे पार्ट्स ही हैं। है। पेशेंट जब आएगा ना न्यूरोलॉजी वाले के पास हम्म। मिसाल के तौर पे, हम्म। और उसे लगेगा इस जो प्रॉब्लम है पेशेंट का, इसमें न्यूरोसर्जरी वाला इन्वॉल्व है, हम्म। वो अपनी तरफ से उसको रेफर कर देगा न्यूरोसर्जरी वाले को। हम्म। पेशेंट यहाँ पे थोड़ा बदजन होता है, हम्म। यार ये भी न्यूरो का डॉक्टर है, वो भी न्यूरो का डॉक्टर है, हम्म। वो लॉजी का जो अगला वर्ड है, हम्म। अगला फ्रे उसको नहीं हम्म। समझता, सर्जरी को नहीं समझता। वो ये हम्म। कहता है कि मैं अब इधर आया हूँ, हम्म। मेरा प्रॉब्लम पट्टों का है और ये भी पट्टों के डॉक्टर साहब हैं, इनको ही मेरा ट्रीटमेंट करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे वाम को थोड़ी अवेयरनेस के लिए होना है कि, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है इस चीज़ के अंदर। हम्म। ठीक है, कि आपका प्रॉब्लम जो है वो दोनों तरफ, उधर से उधर आप जा सकते हैं। न्यूरो सर्जरी की अगर आपका है तो आप वहाँ से न्यूरोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। हम्म। और फॉर एग्जांपल आपका दोनों का प्रॉब्लम नहीं है, ये भी पॉसिबल है कि वो डॉक्टर साहब आपको मेडिसिन किसी और डॉक्टर साहब के पास भेज सकते बिल्कुल। हैं कि जी आपने उससे क्या करना है, डॉक्टर के पास आप आए हैं, हम्म। उसने आपसे क्वेश्चन पूछना है, आपको पट्टों का दर्द कब हम्म। होता है, हम्म। क्यों होता है, कैसे होता है। बिल्कुल ऐसे ये डायग्नोज क्यों करना के है लिए तो सारा। डॉक्टर साहब के पास हाँ चला गया ना, बिल्कुल ऐसे ही है। उसने डायग्नोज कर, जब उससे हम्म। लगेगा ये मेरे डोमेन से बाहर है, ये बाहर। फलां के डॉक्टर साहब के डोमेन में आ रहा है, हम्म। उस स्पेशलिटी को रेफर कर दे। फिर हम्म। यहाँ पे थोड़ा सा होता है कि नहीं यार मेरे तो 2 चक्कर इधर लग गए हैं, हाँ। इधर लग गए हैं, कि इस चीज के लिए हम्म। इसके भी ओपिनियन का डिफरेंस आ रहा है, आता है। बिल्कुल लेकिन ऐसे इसमें थोड़ी बेहतरी आ रही है, इसमें हम भी अपना पार्ट प्ले कर रहे ही। हैं, जो ओपीडी काउंटर में बैठे हैं वो भी पेड कर रहे हैं, हम्म। सोशल मीडिया अपना पार्ट प्ले कर रहा है जिस तरह आप हैं। हम्म। ठीक है, प्रोग्राम की अवेयरनेस है, हम्म। ठीक है, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हम्म। सामीन, डॉक्टर साहब से इंतहाई से रासल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आपको एक बार फिर से बताता चलूँ, आप सुन रहे हैं वेव एफएम 96.6 और ये प्रोग्राम है दी जर्नल, जिसमें बात होती है अवाम के मसाइल के हवाले से। और आपके हमारे दरमियान राब्ते का नंबर हुआ करता है 0334 1966 966। इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप का भी ऑप्शन मौजूद है। आप डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं रजिस्ट्रार न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट अलाइड अस्पताल 2 यानी सिविल अस्पताल, जिसको आप अमूमी तौर पे जानते हैं। डॉक्टर साहब से आज हम इस अस्पताल पे अमूमी खसूसी तौर पे और आम रूटीन में फैसलाबाद के और ओवरऑल अस्पतालों के हवाले से जो मसाइल आपको आते हैं उस पर बात कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि किस तरह से पब्लिक हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं तो ट्रीटमेंट के सुपीस क्या होते हैं। यानी आप जब एक अस्पताल के अंदर दाखिल होते हैं, किसी भी वजह से आप जाते हैं, किसी मर्ज की सूरत में जाते हैं, तो आपको किन किन स्टेप को फॉलो करके आसानी के साथ जो है वो इलाज की सहूलियात मिल सकती हैं। सर, ख़ास तौर पे जब इंडोर में अमूमी तौर पे मेडिसिन भी पूरी कर हो जाती है किसी ना किसी तरीके से, इलाज की सहूलियत भी, क्योंकि डेफिनेटली मरीज़ एक एडमिट होता है और वो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मसाइल ओपीडी वाली साइड पे आते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा तादाद में पेशेंट्स आते हैं। और हर दूसरा बंदा जो कि अमूमी तौर पे शायद थोड़ा सा अपनी डाइट चेंज कर ले या कुछ छोटी मोटी बीमारी होती है बिल्कुल ऐसे तो वो हो सकता है वो वैसे ठीक हो जाए। बेहतर हो जाए। तो लेकिन ये है कि क्योंकि हॉस्पिटल जाना है जी, बड़े हॉस्पिटल जाना है और डॉक्टर साहब को ही चेक करवाना है, तो सर इस कॉन्सेप्ट के होते हुए और अवेयरनेस की कमी के साथ डॉक्टर्स को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। और मैं देखता हूँ कि हॉस्पिटल में सिर्फ मरीज नहीं जाता, हर पेशेंट के साथ कम अज़ कम मैं एक दिन एमएस साहब के पास बैठा था ऐसे ही, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ आप ये ना काउंट करें कि हमारी 6,000 की ओपीडी है, ये 6,000 मीन 12,000 15,000 है कि हर मरीज के साथ एक से ज्यादा लोग आते हैं। फिर सबको सिर्फ मरीज को नहीं समझाना, जो साथ आया उसको भी उतना ही समझाना पड़ता है कि जी इनको ये मसला है, इसका ये हल है और यहाँ पे आपने जाना है। कितना मुश्किल हो जाता है आप जब अमूमी तौर पे डील कर रहे होते हैं, खासतौर पे ओपीडी के पेशेंट्स को, डॉक्टर्स का रवैया कितना तब्दील हो जाता है सिर्फ जो एक मेंटल स्ट्रेस होता है उसकी वजह से। इसको मैं थोड़ा एक यहाँ पे एक बात ऐड करूँ, श्योर। बात ये ऐड करूँगा कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो यूके के हेल्थ सिस्टम के तर्ज पे बना हुआ है। ठीक है। ठीक है, यूके कह लें,
यूरोप कह लें, ठीक है, एक रेफरल सिस्टम होता है। एक रेफरल सिस्टम है। रेफरल सिस्टम ये है कि BHUs, बुनियादी सेहत मराकज़ सेहत जो है आपने सुने गांव में होते हैं, लोकल डिस्पेंसरीज होती हैं, बिल्कुल, वहाँ पे आता है रूरल हेल्थ सिस्टम। तो पेशेंट जो है वो पहले जाता है BHU में। ठीक है। BHU से पेशेंट अगर डॉक्टर साहब ने उसको, उसकी डिजीज ऐसी है कि वहाँ हैंडल हो गई है, वहाँ बेहतर हो गया तो ठीक है, नहीं तो RHC रेफर होता है। बिल्कुल। RHC लेवल के फिर आता है THU लेवल्स, फिर DHU लेवल्स आते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, जिससे हमारा सिविल हॉस्पिटल है। उसके बाद आते हैं हमारे टर्शियरी केयर सेंटर्स, अलाइड वन, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे रेफरल सिस्टम्स हैं। अगर हम रेफरल सिस्टम को फॉलो करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पाकिस्तान में फॉलो नहीं किया जाता, बिल्कुल, पंजाब में फॉलो बहुत कम लोग करते हैं, बड़ा अच्छा सेट पैटर्न है। आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि आप बेसिक लेवल से स्टार्ट होते हैं। अगर आपको वहां पे नहीं मतलब जिस लेवल तक आपको इशू नहीं रिजॉल्व होता, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं और डॉक्टर्स जो हैं वो आपको रेफर करते हैं। बिल्कुल, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि मौसमी खांसी है, जुकाम है, बुखार है, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है, वो आपका टर्शियरी लेवल से नीचे हैंडल हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब इस रेफरल सिस्टम को फॉलो करते हैं ना, तो आपकी ये 5000 6000 की जो OPD है एक टर्शियरी सेंटर की, ये ऑटोमेटिकली बहुत न्यू नंबर पे आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये हमारे फॉलो सिस्टम नहीं होता। ठीक है। वो क्या बर्डन क्या होता है, ठीक है, वो सीधा जो बर्डन है हमारे टर्शियरी केयर सेंटर पे आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है। 6000 पेशेंट आ गए, 6000 पेशेंट के साथ अगर 2-2 अटेंडेंट्स भी आए, ठीक है, 18,000 हो गया। बिल्कुल। अब 18,000 के अंदर वो 6,000 जो पेशेंट है, उसके साथ जो आया है उसने कहना यार मैं तेरे नाल आया, मेरा भी सिर दुख दे। हाँ। अच्छा, मैं भी एक पर्ची बनवानी, ठीक है, मैं भी एक पर्ची, हाँ, नहीं अच्छा है, उसका सर दुख रहा है, ये सही है, उसको डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, रेफरल सिस्टम फॉलो होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब ये तो डेफिनेटली जायज बात है, जो बीमार है उसका इलाज तो होना है, या वो चेकअप करवा सकता है, लेकिन ये कि जहाँ पे होना चाहिए वहां पे हो तो ज्यादा बेहतर है, वहाँ बेहतर है। ठीक है। अब यहाँ पे जब इतना बर्डन होगा, तो जो एक डॉक्टर या एक स्टाफ, ठीक है, जो सुबह 8 बजे अपनी ड्यूटी के ऊपर फुल एनर्जी के साथ आते हैं, ठीक है, वो बाय द एंड द टाइम अपना टेम्परामेंट लूज कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और कुछ इनके अंदर कुछ हद तक हमारे अवाम का कुछ जो अटेंडर्स होते हैं उनका रोल भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस रिपीटेडली बार बार एक ही चीज पूछना, समझ नहीं लग रही तो फिर डेफिनेटली टाइम शॉर्टेज होती है, बाकी लोग भी उसी क्यू में लगे होते हैं। और डॉक्टर का ये है कि जो अब स्लिप्स बन गई हुई हैं या जो पेशेंट उसके रूम में है, वो उसने देखने ही देखना है। डॉक्टर ये चाहता है कि मैं देखूं, ठीक है। वो फिर जब थोड़ा टेम्परामेंट तब लूज हो रहा होता है जब वो देख रहा होता है कि यार एक पेशेंट जो है, ठीक है, अगर उसके साथ 4 अटेंडेंट्स हैं, वो चारों अटेंडेंट्स बारी बारी सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ठीक है, फिर वो कहता है कि यार बाकी पेशेंट्स का भी उतना ही हक है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ कोई बड़ी शिकायत रहती है पब्लिक हॉस्पिटल से कि हम गए हैं तो डॉक्टर साहब ने 2-3-4 मिनट से ज्यादा या 10-15 मिनट से ज्यादा या ज्यादा बात नहीं सुनते, ठीक है। अब एक पेशेंट है, मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, ठीक है, ये अवाम बेहतर समझ सकती है कि मैं क्या कह रहा हूँ इस बात से। एक मरीज आया, उसने कहा डॉक्टर साहब मेरा नाक बंद हो गया, मुझे खांसी आ रही है, ठीक है, साथ छींकें आ रही हैं, ठीक है, साथ फीवर हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब ये कितना टाइम लगा? 60 सेकंड, 50, 40 सेकंड, 40 सेकंड्स में एक आधा क्वेश्चन उसने पूछा, 1 मिनट हो गया, डॉक्टर ने पूछ के, ठीक है, उसने अपने माइंड में एक डायग्नोस बनाया, उस पर उसको मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर। बिल्कुल एक मरीज आता है, वो आके कहता है कि डॉक्टर साहब मैं 1 हफ्ते पहले मुझे ऐसे हुआ या 1 माह पहले मुझे ऐसे हुआ, मुझे ऐसे ही खांसी शुरू हुई, ठीक है, मैंने मेडिसिन ली, मेरी बेहतर नहीं हुई, फिर रेशा आया, फिर व्हाइट का आया, फिर ग्रीन कलर का आया, ठीक है। अब कलर ऑफ ये रेशा जो थूक आता है, इसके रंग के ऊपर डॉक्टर की डायग्नोस चेंज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही, सही बात है। अच्छा, अब उसकी 1 महीने की हिस्ट्री है, वो डॉक्टर को बताई जा रहा है, डॉक्टर सुन रहा है, डॉक्टर सुन रहा है। अब जो उसने ग्रीन बताया तो डॉक्टर ने कहा 1.5 मिनट, उसको पहले को 40 सेकंड लगे, इसको 1.5 मिनट लगे। बिल्कुल ऐसे ही है यार, डॉक्टर ने ना वो जो पेशेंट जिसको 1.5 से 2 मिनट लगे ना वो सेटिस्फाई हो जाएगा। डॉक्टर ने ना 2 मिनट अच्छे तरीके से सुना है। बिल्कुल बेसिकली डॉक्टर उसके डायग्नोस तक पहुंचना चाह रहा है।
उसको उसकी चेहरा नहीं पसंद आया, बिल्कुल उसको ऐसे ही। उसका नाम नहीं पसंद आया, हम्म, ठीक है, उसकी डिजीज की जो बीमारी के लामते हैं उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसको 2 मिनट के लिए सुना जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। 40 सेकंड वाले की रिक्वायरमेंट है कि 40 सेकंड वाले को उतना ही सुना जाए, ठीक है। अगर वो बिल्कुल। एक्स्ट्रा देगा तो किसी के 2 मिनट में से उसको दे रहा है, उसको दे रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। यहाँ पे पब्लिक है जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, पब्लिक हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर गाल नहीं सुनते। बिल्कुल ऐसे ही है। सामीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ख़ास तौर पे, क्योंकि डॉक्टर साहब का ताल्लुक न्यूरो सर्जरी वार्ड से है, इंतहाई अहम शोबा है, और इसमें किस तरह के मसाइल आते हैं, और अगर हम अमूमी तौर पे देखें तो न्यूरो से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी होते हैं जो कि अस्पताल में आते हैं और उनको स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत होती है। इस लेवल पे आके ख़ास तौर पे जब आप न्यूरो से रिलेटेड डॉक्टर की आपको ज़रूरत पड़ती है, उस सूरत में आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर साहब ने एक मसले की बात की कि 2 डिफरेंट डोमेन्स हैं, यानी न्यूरो सर्जरी और न्यूरोलॉजी जो है वो 2 अलग अलग डोमेन्स हैं। वहाँ पे भी मरीज़ जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब अस्पताल के अंदर जाते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कैसे किया जा सकता है, खुद से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको बुनियाद बनाकर या जिनको देखकर आप जो है वो ये फैसला खुद से कर पाएँ कि आपने किस डॉक्टर के पास जाना है, ये भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। और आपके मैसेजेस का सिलसिला जो है वो भी शुरू करेंगे। आपके मैसेजेस मुझे मौसूल हो रहे हैं और कॉल भी, आपकी कॉल्स भी आ रही हैं। मैं चाहूँगा कि आप ब्रेक के दौरान हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा राब्ते का नंबर हुआ करता है 0334 1966 966। कॉल, मैसेज और व्हाट्सएप का ऑप्शन मौजूद है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। आप सुन रहे हैं दी जर्नल विद अहमद बिलाल, वेव FM 96.6। Hello and Assalamualaikum. Welcome to another episode of Knowledge Connect, in which we'll be unraveling pathology and we'll be taking insights from the expert. In this episode, we spotlight the Department of Medical Laboratory Sciences. We'll be exploring its role in healthcare, the common misconceptions associated with it, and career opportunities for the lab professionals. Our guest today is Ms. Taiba Jamil, who is a microbiologist by profession and the leading lady behind the Department of Medical Laboratory Sciences. She has research experience in infectious diseases and diagnostics, and she'll be bringing her insights into biosafety, lab sciences, and education. Assalamualaikum Taiba, how are you doing? Alhamdulillah, fine, good. Thank you so much for taking out the time today and to reflect about your department. Firstly, I would really like to know what your department does and what degree programs are being offered in your Actually, department. it is the Department of Medical Laboratory Sciences. It is a 4-year degree program, and we offer it after FSc. All right, all right. And also we offer a 2-year MPhil program, and Okay. inshallah in future we will offer PhD program too. Okay, wonderful. I would like to know what key areas or what are the focus areas of your department and how does it contribute towards public health? Ma'am, actually, without diagnosis, our doctors keep guessing. There are multiple causes of every disease. Right. Also include syndrome. आप जिसमें पता हो syndrome है, syndrome की मुख्तलिफ जो है वो diseases हो सकते हैं syndrome में, Okay. ठीक है। तो लाइक अगर आपके कोई भी ऐसी डिजीज है जिसमें आपका लाइक प्लेटलेट्स काउंट हो गए, कम हो गए हैं, आपके Right. कुछ WBC का काउंट ज्यादा हो गया, कम हो गया, Okay. तो इसकी मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं। आपके डॉक्टर जो है वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये डिजीज, ये WBC काउंट कम है तो आपको ये डिजीज है। तो डेफिनेटली डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करता है सैंपल लेबोरेटरी में। Right. जब उसके अलावा देखें, जब तक हम लोग की लेबोरेटरी जो है इसको कंफर्म ना कर दें कि ये डिजीज है, ये वायरस है। देखिए, एक वायरस है, उसके डिफरेंट वायरसेस की जो है वो सिम्टम्स हैं। एक ही वायरस है, डिफरेंट वायरस एक ही फैमिली की हैं, उनकी जो है वो डिफरेंट जो सिम्टम्स हो सकती हैं, सेम सिम्टम्स भी हो सकती हैं। Right. तो डॉक्टर जो है वो डायग्नोसिस के बगैर गेसिंग ही करेगा, ये एड्स है, ये लाइक आप देखें कोविड-19 जो लास्ट टाइम आया था, जी, कोविड-19 है, और right. साथ ही आपको पता होगा इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस है। Right, इनकी सिम्टम्स है मोर और लेस जो है वो सेम है। Right. तो मैं ऐसे विदाउट डायग्नोसिस जब तक मैं कोविड-19 का टेस्ट ना करवा लूं तो मैं Right. कंफर्म नहीं कर सकती थी इन्फ्लुएंजा है या ये कोविड-19 है। Right. तो इसलिए मेडिकल जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं इसमें अहम रोल प्ले करते हैं कि हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। Right. तो उसके अलावा डॉक्टर आपको कंफर्मेशन नहीं बता सकते, ना ही वो आपको ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। Right, बल्कि right. कंफर्म डायग्नोसिस के अलावा आप बता ही नहीं सकते कौन सी डिजीज है।
Right. तो हम लोग जो डिफरेंट डायग्नोस्टिक किट्स वगैरह यूज़ करके हम पहले डायग्नोसिस जब प्रोवाइड करते हैं तो ये जो डॉक्टर जो है वो जब पैथोलॉजिस्ट जो है वो आपको रिकमेंड कर सकता है कि आपको ये डिजीज़ है या ये वायरल डिजीज़ है या इन्फेक्शन है जो भी है, वो जब तक आपका डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक वो कंफर्म नहीं कर सकता। इसी Right. तरह हम लोग पब्लिक हेल्थ में करते हैं। जब पब्लिक हेल्थ में यही आता है कि आप प्रिवेंशन जो है वो आप अडेप्ट करवाते हैं, किस तरह वन हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं पब्लिक को अपनी। Okay. जो पब्लिक हेल्थ होती है वो किसी इंडिविजुअल तक बाउंड नहीं होती। जो पब्लिक है ये हमने जो ये किसी गवर्नमेंट सेक्टर का, हमारी जो गवर्नमेंट होती है उनका होता है, फेडरल गवर्नमेंट का, दैन प्रोविजनल जो हमारी होती है प्रोविंस लेवल पे होती है, इनका होता है काम कि ये प्रोवाइड करें वन हेल्थ। Right. वन हेल्थ मतलब हेल्थ फॉर ऑल। Okay. तो इस वजह से हम लोग क्या होगा, इसमें हम लोग जो सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करते हैं, देन हम लोगों में प्रिकॉशनरी मेजर्स को बताते हैं क्या Right. अडेप्ट कर सकते हैं। जिस तरह आपने, मैं सेम वही एग्जांपल आउटब्रेक की कॉज करूँ कोविड-19 की, तो हमें बताया गया था कि आपने स्कूलों में छुट्टियां कर देनी है, क्वारंटाइन करना है, इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है, Right, सोशल right, डिस्टेंसिंग करनी है। Right. तो Right. इसी तरह ये सब चीज़ें हम लोग का पता लगती हैं जब हम लोग इसका डीपली डायग्नोसिस करते हैं। Right. जब हम डायग्नोस किया हमने कोविड-19 है, देन हमने इसको मजीद जी। स्टडी किया कि इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या माइक्रोबायोलॉजी है इसकी, किस Okay. तरह जो है हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या किस तरह हम उसकी वैक्सीनेशन बना सकते हैं। Right. तब हमें वैक्सीनेशन हमने बनाई। वैक्सीनेशन से पहले ये सब चीज़ें जो हैं वो हम लोग अडेप्ट कैसे करवा सकते हैं डायग्नोसिस के थ्रू। लेकिन अगर देखें एक बंदा है, उसको हमारे पास डायग्नोसिस उसका नहीं है, मिस डायग्नोस उसका हो चुका Yeah. हुआ है, डॉक्टर जो है वो इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट दे जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो पर्सन था वो था कोविड-19 का, तो डेफिनेटली कोविड-19 जो था वो तो अनट्रीट रहा, Okay. और हम लोग जो था वो ट्रीटमेंट करते रहे इन्फ्लुएंजा का। Right. तो यहाँ पे जो है वो डायग्नोसिस जो है वो मेजर इंपॉर्टेंस रखता है कि यहाँ पे अगर हमने पहला ही फर्स्ट स्टेप जो है किसी भी ट्रीटमेंट का, Right. फर्स्ट स्टेप जो है वो डायग्नोसिस है। है। डायग्नोसिस Right. लीड्स Right. टू अ ट्रीटमेंट। Right. तो Right. इसी Right. तरह हम डायग्नोसिस से ही पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, वन हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। Right, right. You talked about misdiagnosis and all. So I want to know that how does the department stays relevant to the advancements in the medical laboratories and diagnostics, you know? मैम इस तरह है कि हम लोग वी हैव रिप्लेस मैन पावर विद रोबोट्स। हाँ वी कैन रिप्लेस वी मैन केवल मतलब जहाँ पे हम लोग पाइपटिंग है, जो डिफरेंट सैंपल कलेक्शन है, जी, जी। वो यूज टू डू विद ह्यूमन मैन पावर, बट वी कैन रिप्लेस इट विद रोबोट। Okay. दे कैन सेव आवर टाइम, Yeah. दे कैन सेव मैन पावर। इतनी देर में जो है वो रोबोट्स जो है सैम्पलिंग है या हमारी जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट होती हैं, हमारी जब पाइपटिंग होती है, ये हम ह्यूमन की, जब हम रोबोट से Right. करवाते हैं, एआई जो है हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमारा इससे टाइम भी सेव हो जाए। और सबसे बड़ी बात हमारी जो मेन चैलेंज आता है वो है जी। एक्यूरेसी का और प्रिसीजन का। Right, तो right. आपको पता है जो ह्यूमन भी कहीं कहीं एरर आ ही जाता है उनसे, लेकिन अगर हम एआई से इसको रिप्लेस कर दें तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा हो जाती है और एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। Right, right. Let's discuss about the research, education, and about the career development related to your field. How does the department contribute to the medical research and academic development? रिसेंटली मैं आपको बताऊं तो मैंने इसी मंथ में 6 आर्टिकल पब्लिश किए अपने। Right, mashallah, इसी mashallah, तरह congratulations. थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह जो हमारी डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम लोगों ने इसमें HEC के जर्नल्स में करवाए। इसके अलावा दे आर आल्सो पब्लिश्ड इन स्कूपर्स इंडेक्स। Right, right, इंटरनेशनल नेशनल जर्नल्स में हम जो है पब्लिकेशन जो है हमारी Right. डिपार्टमेंट में चलती रहती हैं। right, बल्कि वी आर आल्सो एंगेजिंग आवर स्टूडेंट्स। right. हमारे Okay. जिस तरह के फाइनल ईयर के उस बैच पास हुआ है, आई गेस तो हमारे जितने ऑलमोस्ट 56 स्टूडेंट्स, सबकी जो पब्लिकेशन जो थी वो हम लोगों ने करवाई है। Mashallah, mashallah, mashallah. That's really wonderful. I would like to know what opportunities are available for the students to get involved in like hands-on training. You discussed about the research, which is like, you know, amazing. ऑलराइट, एक्चुअली वी आर आल्सो लैब्स हमारी अपनी है। इसके अलावा वी आल्सो इनवाइटेड एक्सटर्नल्स Okay, फॉर अरेंजिंग सेमिनार, Okay. conferences and also one hand practices. okay, They okay, also include workshop. okay, okay. इसमें वर्कशॉप वगैरह होती है डिफरेंट। हम लोग जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं डिफरेंट लेबॉर्ट्री के, स्टैंडर्ड लेबॉर्ट्री की है, इनके जो हैं वो लेबॉर्ट्री मैनेजर्स जो हैं उन्हें इनवाइट करते हैं, देन वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस करवाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। All right, all right. So, are the labs part of, you know, your curriculum design, like the practical hands-on learning? यस मैम, दे आर पार्ट ऑफ द वर्क। Okay, okay, okay.
I would like to know what career paths are available for medical laboratory professionals and how they can advance in their careers. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में आफ्टर BS मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी इनके पास जो 17 स्केल की हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में हॉस्पिटल्स में जो है Okay. टर्शरी हॉस्पिटल में जॉब्स अवेलेबल हैं. Okay. इसके अलावा दे कैन सुपरवाइज देयर ओन लैब, Okay. दे कैन वर्क एज एन लैब मैनेजर, Okay. they can work as a lab supervisor, Okay. they can lab as a forensic scientist, Okay. they can work as a professional laboratory scientist, Okay. they can work in different laboratory sector, like they can work in microbiology lab. Actually medical laboratory science is a vast field. Okay. It covers different areas like microbiology, immunology, serology, Oh, biotechnology, biochemistry, Okay. Okay. hematology, histology. तो different जिस तरह इस different इस areas की हमारे पास lab होती है, तो students can Right. supervise their own interest area. Thank you so much, Saiba. It's wonderful knowing a different dimension in a different field. I would like to know that how do you see the medical laboratory sciences field evolving over the next decade? Our student can move in digital pathology, genomics, AI, and in many different areas that cover many areas of artificial intelligence. Right. I would like to discuss something, something crucial and that's vital that comes to the mind of students as well about the misconceptions related to your field. What are some common misconceptions you come across about medical laboratory sciences? Especially the confusion between the scientist and a technician. First of all, I thank you very much for this wonderful question. असल में नीड ऑफ जिसे कहते हैं ना आ रहा है ये क्वेश्चन जो है हमारे काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो इस चीज़ में आज भी कंफ्यूजन में है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट एंड अ मेडिकल टेक्नीशियन. Right. Actually, a medical laboratory technologist or medical laboratory scientist, it is a 4-year degree program. Right. ठीक है, and ठीक है. medical laboratory technician, it is a 2-year diploma. Okay. Main difference is between degree and diploma. Okay. ठीक है, a degree holder student can oversee many laboratory tasks. He can work as a laboratory manager. He can work as a laboratory supervisor. He can work as a laboratory scientist, a laboratory professional. जो एक लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन है उसका जो काम है प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है. ठीक है, और जो लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट है उसके पास नॉलेज होता है प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसीजर्स. ठीक है, देन आई एम गोइंग टू परफॉर्म PCR. PCR is a polymerase chain reaction in which we make multiple copies of DNA and we can finalize AIDS positive, AIDS negative, HIV positive, HIV negative. अब इसका प्रिंसिपल क्या है पीछे, किस तरह जो PCR की वर्किंग होती है, ये एक मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट को सिखाया जाता है Okay. कि किस तरह PCR जो है उसमें थर्मोसाइक्लर मशीन होती है वो वर्किंग कर रही है, वो किस तरह वो काम कर रही है, किस तरह मल्टीपल DNA की कॉपीज हैं. जो टेक्नीशियन है उसको इतना पता है कि मल्टीपल DNA कॉपीज होनी और एट द एंड रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव मुझे पता लग जाना है. टेक्नीशियन को बस ये नॉलेज है. Okay. लेकिन जो टेक्नोलॉजिस्ट है उसको ये पता है कि मैंने इसके अंदर क्या क्या एडप्ट किए हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो थे वो PCR के ऐड किए हैं और इनमें से किस प्रोडक्ट का क्या काम था. All right. कि All right. DNA की मल्टीपल कॉपीज बनी है, टेक्नीशियन को बस ये पता है कि मल्टीपल कॉपीज बनी है, लेकिन एक टेक्नोलॉजिस्ट को ये पता है कि किस तरह बनी है. Right. एंड टेक्नीशियन का जो है वो काम है वो है सैम्पलिंग के साथ, Okay. सैंपल कलेक्शन. Okay. But our laboratory technologist deals with not deal with the sample collection. We Okay. process labs and manuals. We prepare SOPs, standard operating procedures. Right. ठीक. So, how a medical laboratory scientist or a technician differs in terms of impact? Because you discussed that the training is different, the responsibilities are different. How the impact is different between the two? मैम इस तरह है कि जो एक लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन है ना उसने जिस तरह मैंने अब उसको सैंपल कलेक्शन के लिए भेज देना,
Yes. उसने सैंपल कलेक्शन करनी है, देन उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, देन इक्विपमेंट्स जो हैं वो उसको यूज़ करना है, जो यूज़ हमने किए हैं उसको वॉश वगैरह करना है, या उसकी वॉशिंग से रिलेटेड उसके डिस्कार्ड्स जितना हम बायो सेफ्टी बैग्स मेरा सारा करते हैं, ये टेक्नीशियन की जो हेडेक होती है। जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है वो एक जो लेबॉर्ट्री मैनेजर है, वो लेबॉर्ट्री सुपरवाइज़र है, उसने जो है वो अपने लेबॉर्ट्री को किस तरह रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ये सब चीज़ें जो है हमारा लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट देखते हैं। लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन जो है वो इन चीज़ों को नहीं डील करते, ना इसको परमिशन होती है कि लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो अपनी जो है वो लैब भी सेटअप कर सकता है Right. with the Right. affiliation of a medical pathologist. Right. But a right. technician cannot open its lab, or he cannot supervise a lab. Right, right, right. Since we are talking about the labs and you talked about the hands-on training of the students as well, how do you support the students for hands-on training and talk about the labs availability if there is? We have, ma'am, actually there are many types of hazards in laboratory: biohazard, chemical hazard, electronic hazard, ergonomic hazard. What you have narrated biohazard, I will explain it. Biohazard is a hazard, is or a risk from microorganisms. Okay. अगर हमें जो खतरा है माइक्रोऑर्गेनिज्म से है, देन इट विल बी बायोहैजर्ड। All right. बायोहैजर्ड के अंदर मजीद जो है वो दो टर्मिनोलॉजीज हम लोग कोट करते हैं, बायो सेफ्टी एंड बायो सिक्योरिटी। All right. If All I right. want to save myself from microorganism, it will be bio safety. If I want to save microorganism from human being, then it will be bio security. All right. अब आपके क्वेश्चन आएगा माइक्रो इन ह्यूमन बीइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरह क्यों सेव करना पड़ेगा, Yes, yes. कि क्यों हमें माइक्रो इंसान को सेव करना Yes. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से समझ आती है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमन बीइंग से हमने सेव करना True, है। true. इसको मैं अगर आपको हिस्टोरिकली बैकग्राउंड से बताऊं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड एज ए बायोटेररिस्ट टूल। Okay. इसमें आपको हिस्ट्री में बताऊं तो हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है बेसिलस, इसके स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स जस्ट लाइक होता है कि हम इनहेल कर सकते हैं, एरोसोलिक होते हैं लेकिन इनविजिबल होते हैं, हम इसको देख नहीं सकते। Okay. Not from the naked eye. You यस, got it. फ्रॉम जी. वर्ल्ड वॉर 3 जब हुई थी इस टाइम, और उसमें जो जापानीज जो थे उनकी जो असेंबली थी, Right. नेशनल असेंबली में जो उनके जो ओपोनेंट थे, उनके ऑपोजिट जो थे, उन्होंने असेंबली के मेंबर्स में लेटर्स भेजे थे, ठीक है, और लेटर्स जैसे सबने ओपन किए तो थोड़ी देर बाद सब मेंबर्स की डेथ हो गई। Okay. जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो आपको यहाँ से मैं बताऊँ लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट का इतना रोल यहाँ पे भी है, तो वो अनलकीली हमारे कंट्री में शायद सपोर्ट नहीं किया जाता, नहीं तो साइंटिस्ट का इतना रोल होता है यहाँ पे। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व किया माइक्रोबायोलॉजिस्ट को या साइंटिस्ट को इन्वॉल्व किया, तो हमें पता लगा कि उन हर लेटर्स में जो थे वो बेसिलस के स्पोर्स थे, All right. जो कि जैसे उन्होंने लेटर ओपन किया वो स्पोर जो थे इनहेल हो गए, उनकी सडन डेथ हो गई। Okay. तो उसके बाद से इन स्पोर्स को थे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन बींग जो है वो ऐसे बायो टेररिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। Okay. तो इसके बाद से जो थे वो हम बायो सिक्योरिटी भी इंट्रोड्यूस करवाई गई ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ह्यूमन बींग से सेव रख सकें। तो इन सेफ रखने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास पीपीज होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसमें जो है वो आपके गाउन्स आते हैं, जिसमें हेड टू रो तक आपके गाउन होता है, कवर करते हैं। डबल गाउन्स होते हैं, उसमें आपने फॉरवर्ड और जो रिवर्स होते हैं पहनने होता है। Okay. देन आपकी जो है वो ग्लव्स होते हैं, देन N95 मास्क जो है वो आपने कहना होता है, देन गॉगल्स होते हैं, हेड कवर होता है, आपके शूज़ कवर होते हैं। इसके अलावा जो है वो आप मज़ीद जो है अगर आप बायो सेफ्टी लेवल 3 या लेवल 4 में, हमारे यहाँ बायो सेफ्टी लेवल्स होते हैं लेवल 1, 2, 3 और 4, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग जो हम डील करते हैं। लाइक जिनकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है उन्हें लेवल 3 में हम यूज़ कर सकते हैं, जिनकी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है और जो ज़्यादा जो है वो इंसानों के लिए थ्रेटेंड है तो हम उसको लेवल 4 में यूज़ करते हैं। देन वहाँ पे हम बायो सेफ्टी कैबिनेट्स यूज़ करते हैं, बायो सेफ्टी कैबिनेट 3। Okay. इसके अलावा जो है लेमिनर एयर फ्लो जो है LAF वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे इनसाइड जो एयर होती है वो भी जो फिल्टर होके बाहर जाती है, ताकि हम बाहर की इन्वायरमेंट को भी सेव कर सकें, और जो बाहर से इन्वायरमेंट आती है वो भी जो है वो फिल्टर होके आती है। Okay, इसके अलावा हम यहाँ पे HEPA फिल्टर इंस्टॉल करवाते हैं लैब में, और देन HVAC सिस्टम होता है, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन सिस्टम होता है, Right. जो कि इंश्योर करता है हमारी बायो सेफ्टी को। Right. Thank you for sharing all these insights. Something new to learn. Let's discuss about the challenges and opportunities that are available. What are some of the biggest challenges that your department you think it faces?
मैम फर्स्ट चैलेंज है इस एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। Okay. एक्चुअली सैंपल प्रिसिजन और एक्यूरेसी इन टर्म में कि हमने सैंपल कलेक्शन की जो है जब सैंपल Right. प्रोसेसिंग है हम उसकी करें, जी। हर प्रोटोकॉल में हमारे पास जो है वो एक डिज़ाइन जो होता है एक्यूरेट वॉल्यूम होता है। Okay. अगर हम उस वॉल्यूम लाइक मैं आपको प्रोसीजर कर रही हूँ कोई भी ब्लड कलेक्शन का, उसमें मैंने 0.2 माइक्रोलीटर जो है वो ब्लड जो है सैंपल पिक करना है। Right. अगर मेरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जो है प्रिसाइज नहीं है, वो एक्यूरेट नहीं है, वो कैलिब्रेटेड नहीं है, तो मैं सैंपल प्रोसेसिंग जो वो प्रोसीजर 10 दफ़ा करूँ मेरा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ सकता। तो सबसे जो है यहाँ पे हमारी जो चैलेंज हमें यहाँ पे आता है वो आता है प्रिसीजन का और एक्यूरेसी का। Right. Right. इसी वजह से अगर हम मैन पावर को एआई से या रोबोटिक सिस्टम इनसे रिप्लेस कर दे तो काफ़ी हद तक जो है वो हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। So, what do you think? What are some of the biggest challenges that Department of Medical Laboratory Sciences faces today? चैलेंजेस आर एवरीवेयर, डिफरेंट चैलेंजेस। हम सबसे पहले आपको बताया हमारे स्टूडेंट्स को आते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस के, वर्कशॉप प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। Yeah. हम स्टूडेंट्स को बताइए लैब में हम बताई जाए कि हम लोग जो है वो सीबीसी काउंट ऐसे कर सकते हैं, सीबीसी काउंट ऐसे कर सकते हैं, इसमें हम ग्राम स्टेनिंग इस तरह कर देंगे, जीएन स्टेनिंग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, जिम्सा स्टेनिंग हम इस तरह कर सकते हैं। ये मैं बच्चों को ये सब प्रोटोकॉल मैं 10 दफ़ा बताऊंगी और उसके बाद बच्चों को एक दफ़ा उनको परफॉर्म करके दिखाऊंगी या तो बच्चे अपने हाथ से करेंगे, तो ये जो है वो डिफरेंट चीज़ है। मैं Right. एक Right. प्रोटोकॉल 10 दफ़ा बच्चों को याद करवाऊंगी, इसमें ये ऐड करना है, इसमें ये ऐड करना है, इसमें ये ऐड करना है, ये सब मेमोराइज करवाना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा बनस्पत कि जब मैं बच्चों को खुद बताऊं, जब बच्चे अपने हैंड्स प्रैक्टिस करेंगे वो खुद ढूंढेंगे अच्छा ये वाला केमिकल ये था, अब मैंने ये ऐड करना है। Right. यहाँ पे ये क्रिस्टल वॉलेट था, क्रिस्टल वॉलेट ऐड किया, देन मैंने इसको 5 मिनट्स के लिए रखना है, अब मैंने आयोडीन ऐड करनी है, अब मैंने जो है वो अल्कोहल ऐड करना है। जब तक बच्चे हैंड में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है लेबोरेटरी में बच्चे जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकते। Right. और एक बच्चा है जिसको देखिए हम पाइप, मैं उसको बता रही हूँ पाइपटिंग करनी है, पाइपटिंग बच्चे ने पाइपेट देखी नहीं है, तो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का। Right. कि हमें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो बच्चों को अवेलेबल होनी चाहिए बच्चों को, जहाँ पे बच्चे जो है वो जितनी प्रैक्टिकल्स कर सके, जितना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सके, जितना जो है वो अपने जो थ्योरी है उसको क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में लेके आएंगे, तब तक बच्चे जो है वो एक प्रोफेशनल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट नहीं बन सकते। Okay. Okay. Right. 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 बट हम फिर भी ट्राई करते हैं, हम इस चैलेंजेस को भी ओवरकम करने की कोशिश करें। हम डिफरेंट जो है वो लेबोरेटरी में स्टूडेंट्स को, डिफरेंट लेबोरेटरी पर्सनैलिटीज, लेबोरेटरी मैनेजर्स जो हैं या उनके सुपरवाइजर जो हैं उन्हें इनवाइट करते हैं ताकि वो अपने जो हैं वो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं जो हमारे पास अगर नहीं भी हैं तो वो लेके आए, तो स्टूडेंट्स को कम से कम स्टूडेंट्स को पता हो कि मैं थर्मोसाइक्लर की बात करी, थर्मोसाइक्लर दिखता कैसे है। Right. तो right. ये चीज़ें जो है हम ट्राई करते हैं कि स्टूडेंट्स में जो है ये जो गैप है जो परफॉर्मेंस का और जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के दरमियान जो गैप है हम उसको जो है वो ओवरकम कर minimize सकें। करें. Right. 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 I would like to know that what opportunities are existing for the collaboration with other departments, or let's say other research institutions or hospitals. Ma'am, I have already told you medical laboratory science is a vast field which cover different areas of medical laboratory. Yeah. Like we can work in collaboration with biotechnology, Okay. biochemistry, Right. molecular biology, molecular genetics, physiology, also histology. Okay. We have many collaboration with different labs. Okay. Recently, we have signed MOU with the Chugtai. Okay. Okay. We used to send our students in the Chugtai lab for internship. Oh, okay. Also, we used to send our students in Medina Teaching Hospital, where we have a very, very equipped lab. All right. All right. All right. Thanks a lot, Taiba. I would like to know that what message you have for the prospective students, and who do you think should be joining the field of medical laboratory sciences? Ma'am, actually, medical laboratory field is an invisible force Okay. healthcare team. Okay. मतलब जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स हैं, Yeah. ये इज जस्ट लाइक अ टीम जो इनविजिबल होती है। Okay. हमने जस्ट डायग्नोसिस करना होता है और डॉक्टर तक जो हमारा वो डायग्नोसिस भेज दिया जाता है। Right. हमारी टीम जो है वो मेन रोल प्ले करती है हेल्थ केयर में, लेकिन ये एक इनविजिबल फोर्स है। Right. ठीक है, जो right. बिहाइंड द सीन जो होती है हमारी वर्क कर रही होती है, और इसके अलावा इसकी बैक के अलावा जो है वो जो हमारे डॉक्टर हैं वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते।
Okay. Okay. ये हमारा Right. जो है Yeah. मैं यही पैगाम दूंगी सब स्टूडेंट्स का भी यही होगा कि हम ज्वाइन करें टू बिकम एन इनविजिबल फोर्स. Okay. Okay. Thank you so much for coming in, for taking out the time and highlighting the department and reflecting that there is invisible force due to which people are getting successful diagnosis and getting treated. Thank you. Thanks a lot. थैंक यू. Thank you all for joining in with this episode, and inshallah, we'll see you next time in another episode with another shining star of TUF. Thank you all. प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. आप सुन रहे हैं विव FM 96.6. ये प्रोग्राम है दी जर्नल विद अहमद बिलाल. आज हम हेल्थ सिस्टम पर बात कर रहे हैं. सामीन, जब आप अस्पताल में जाते हैं बहुत सारी चीज़ें अब तब्दील हो चुकी हैं. ख़ुसूसी तौर पे जो ऑनलाइन सिस्टम है उसकी अगर बात की जाए तो पेशेंट के रजिस्ट्रेशन से लेकर जो मेडिसिन हासिल करने तक का प्रोसेस है वो तमाम तरह ऑनलाइन हो चुका है. तो इस दौरान भी डेफिनेटली जो हमारी शरह ख़वानगी है अगर उसकी बात करें तो वो अभी भी उस लेवल पे नहीं है कि हर किसी को पूरे सिस्टम की समझ आ सके. डेफिनेटली आम रूटीन में जो ख़ास तौर पे देहात से मरीज़ आते हैं उनको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है. डॉक्यूमेंटेशन में बड़ा मसला आ जाता है. कुछ लोग हमारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो CNIC नहीं लेके आते, बेफाम बच्चों के नहीं लेके आते. उस सूरत में डेफिनेटली दूर से आए होते हैं तो कोशिश यही होती है कि किसी न किसी तरह से इलाज हो जाए. जब इस तरह के मसाइल आते हैं तो डेफिनेटली अमले के लिए भी कई बार मजबूरी बन जाती है कि वो आपसे वही चीज़ तलब करे जो वहाँ पे रिक्वायर्ड है. तो ऐसी सूरत में भी आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है. तो आज क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन साहब जो कि न्यूरो सर्जरी वार्ड अलाइड अस्पताल में रजिस्ट्रार हैं और ख़ास तौर पे मरीज़ों के साथ साथ इंतज़ामी मामलात भी देखते हैं. तो उनसे इस हवाले से जानते हैं. सर, गवर्नमेंट की तरफ से सिस्टम अपग्रेड किया गया है. HMIS सिस्टम हम देखते हैं कि बड़ा खूबसूरती से डिज़ाइन भी किया गया है और उसके ज़रिए सहूलियात भी खासी ज़्यादा हैं. लेकिन अगर बात की जाए अवेयरनेस के हवाले से अभी पब्लिक को उतनी अवेयरनेस भी नहीं है. और हालांकि जगह जगह हम देखते हैं शनाख्ती कार्ड की जो है वो एसेंशियल लिखा होता है कि ज़रूरी है कि आप जब भी पेशेंट आएँ तो लेके आएँ. लेकिन बहुत सारे मरीज़ फिर भी जो है वो इसमें हम देखते हैं कि नेग्लिजेंसी कहा जा सकता है उसको, या कह लें कभी मसला कोई आ जाता. कितने मसाइल होते हैं ख़ासतौर पे इस लेवल पे जहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन ही मरीज़ की होनी होती है. तो क्या देखते हैं आप, क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी इस हवाले से? एक तो मैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर सिस्टम टर्शियरी केयर सेंटर्स को देखते हैं. इसमें ये बहुत अच्छा स्टेप है अगर इसको सही से यूटिलाइज किया जाए तो, और ये होता रहे तो. ऑनलाइन सिस्टम से ये है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. जैसे आपने ICR और बेफाम की बात की. अब वहाँ पे आपने अपना ID कार्ड नंबर बताना है पेशेंट ने, उसकी अगेंस्ट उसे एक OPD स्लिप नंबर जारी हो जाए. ठीक है, जस्ट लाइक टोकन. जैसे आप किसी फ्रेंचाइज पे जाते हैं, टेलीकम्युनिकेशन पे जाते हैं, किसी बैंक में जाते हैं, आपको टोकन नंबर मिलता है कि आपका ये वेटिंग टाइम. बिल्कुल ऐसे ही है. अब डॉक्टर के पास आए हैं, डॉक्टर ने वो टोकन नंबर डालना है. आपका नाम, आपका ID कार्ड नंबर, आपकी एज जो भी आपने एंटर करवाई वो सब उस पे शो होगा. ठीक है, डॉक्टर साहब ने आपकी हिस्ट्री लिखनी है. डॉक्टर साहब ने आपको कोई इन्वेस्टिगेशन चाहिए, MRI चाहिए, CT स्कैन चाहिए, कोई ब्लड रिपोर्ट चाहिए, उसने वहाँ मेंशन करनी है. ठीक है, कोई भी कोई इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको मेंशन करनी है. मेडिसिन भी उसके अंदर ही ऐड हो जाए. ठीक है, और उसके अंदर ही वो आपका डायग्नोज जो आपकी बीमारी की तशखीस है वो उसके अंदर वो सिलेक्ट करेंगे कि मेरे हिसाब से डॉक्टर ये जो मेरे पास मरीज है उसकी ये बीमारी लग रही. ठीक है, वो ये सिर्फ उस दिन की बात नहीं रही. अब वो मरीज 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद जब भी आएगा, जो भी डॉक्टर ये वो जिस रूम में भी जाएगा, ठीक है, डॉक्टर जब उसका नंबर सिस्टम में ऐड करेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये फलान दिन फलान डेट को, ठीक है, इस प्रॉब्लम के साथ फलान डॉक्टर साहब के पास इस मेडिसिन के साथ इनको उन्होंने डायग्नोज तशखीस किया था. नामाया माल खुल जाएगा. ठीक है, अब यहाँ प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, और इसका फायदा नुकसान पेशेंट को भी है. ठीक है, पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट आज अपने भाई का ID कार्ड ले आएगा,
ठीक है, नेक्स्ट टाइम अपना ले आएगा या किसी और का ले आएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। फिर वो कहेगा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब मैं 2 हफ्ते पहले जब आया था तो मुझे यही प्रॉब्लम था, मुझे डॉक्टर साहब ने यही लिखा था। अब उसके बताने में और एक डॉक्टर ने जो सिस्टम में चीज ऐड की है उसके करने में बहुत फर्क होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मरीज डॉक्टर के लिए फायदा क्या है कि उसका टाइम बच जाएगा, कि उसने जो 1 हफ्ते की 1 माह की हिस्ट्री है, क्या हुआ था, इसने कौन सी मेडिसिन खाई है, उसको फर्क आया था या नहीं आया था, वो आराम से सिस्टम पे देख सकता है। सर इसके साथ साथ मैं एक चीज ऐड करता चलूं। फर्ज करें अगर कोई पेशेंट आता है और वो किसी और का CNIC लेके आ जाता है, खुदा ना खास्ता अगर वो बंदा बाद में बीमार हो जाता है तो डेफिनेटली डबल मसला उस सूरत में भी बन जाता है कि एक डॉक्टर के पास जब उसके सामने एक रिकॉर्ड आना है कि जी इसको ये इसकी हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, और वो उसके मुताबिक उसको देखता है, लेकिन जब वो बताता है कि जी मुझे ये मसला है, वो कहता है अच्छा यार यहाँ पे तो ये चीज इसकी हिस्ट्री में ये चीज चल रही है और अब मसला कुछ और निकल आया है। तो वो डेफिनेटली खिचड़ी पकती है वहां पे। ऐसे हो रहा है। अच्छा। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। ठीक है, अगर एक यंग फीमेल है, मिसाल के तौर पे मैं अपना रिसेंट एक्सपीरियंस बताता हूँ। यंग फीमेल है, वो अपने प्रॉब्लम के साथ आई है। जब हमने उसका टोकन नंबर एंटर किया है तो उसके ऊपर से वहाँ पे उसको जी शुगर की मेडिसिन गई हुई है, उसको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन गई हुई है। ठीक है, और मैंने जब उनसे ये पूछा कि जी आपको शुगर है, क्योंकि 20 साल की उम्र में अगर शुगर है तो टाइप 1 होगी, यहाँ टाइप 2 एंटर हुआ हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब नहीं, और उसकी माँ भी तो 20 साल से, अल्लाह माफ करे। ठीक है, और जो 7 और पेशेंट्स होते हैं वो देखते हैं कि पता नहीं सिस्टम गलत है, डॉक्टर साहब गलत कर रहे हैं, क्या मामला क्या है, उनको नहीं पता क्या हो रहा है। ठीक है, वो एक बैड इंप्रेशन जा रहा है। तो वही बात आ जाती है कि ओपिनियन बाहर जाएगा हॉस्पिटल से, पब्लिक हॉस्पिटल का नॉट गुड। ठीक है, अब वो फिर हम भी अपना रोल प्ले कर इसमें कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी आए अपना ID कार्ड लेके आए। अगर बच्चा है ठीक, उसका बेफॉर्म लेके आए, क्योंकि अल्लाह ना करे अब 6 माह बाद आते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है, वो होगा तो डॉक्टर को हिस्ट्री पता चल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। सर आप क्योंकि न्यूरो सर्जरी वार्ड से आपका ताल्लुक है और इंतहाई अहम शोबा है, अगर हम इसके इलाज के हवाले से बात करें, मैं पहले तो आपको ये चाहूँगा कि आप हमारे सुनने वालों को ये बता दें। अभी आपने जब हम पहला हिस्सा कर रहे थे प्रोग्राम का, आपने उसमें बताया कि पेशेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं न्यूरो सर्जरी को लेके, न्यूरोलॉजी को लेके। क्या डिफरेंस है? अमूमी बीमारियां जो हैं उसमें सिम्टम्स में क्या डिफरेंस आता है, या अगर हम इसको मजीद आसान अल्फाज में समझना चाहें, कौन से मरीज होते हैं जिनको न्यूरो सर्जरी जाने की ज़रूरत होती है और कौन से ऐसे हैं जिनको न्यूरोलॉजी में जाने की जरूरत होती है? स्टार्ट में यहाँ से करूंगा। जो न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी जो मेन डिफरेंस है वो है सर्जरी का। ठीक है, हमारा जो काम है वो सर्जन यहाँ पे सर्जरी ऑपरेट होगा। मैं आम अवाम को एक सादा अल्फाज में बताऊं, न्यूरोलॉजी है विद मेडिसिन। ठीक है, ठीक है, मतलब उनकी डोमेन में कौन से पेशेंट्स आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो मर्गी के दौरे, एपिलेप्सी, ठीक है, वो आएंगे। स्ट्रोक, फालज, पालसी लकवा हो गया, वो आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बड़ी ट्रिकी चीज है। ट्रिकी चीज क्या है कि अगर पेशेंट को मर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, ठीक है, वो एपिलेप्सी फिट्स हो रहे हैं, उसे एपिलेप्सी हम लेबल नहीं करेंगे, अब फिट्स हो रहे हैं, उसको झटके लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो डॉक्टर कहता है यार ये तो न्यूरोसर्जरी वाला ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, वो क्या हो सकता है कि उसका CT स्कैन या MRI हुआ है, हमें डाउट हुआ है कि उसके दिमाग में खुदा ना खास्ता कोई रसोली है। ठीक है, बेसिकली वो रसोली वजह बन रही है उस झटकों की। फिर वहां पे डोमेन किसकी आ गई? न्यूरोसर्जन की आ गई। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो फिर एपिलेप्सी लेवल होता है और वो जाता है न्यूरोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब एक मरीज है, उसे क्या झटके हैं, हो सकता है कि वो सीधा न्यूरोसर्जरी में आ जाएगा, लेकिन हमें क्या करेंगे, उसको जब देखेंगे ये कोई रसोली नहीं है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है दिमाग के अंदर, हम उसे रेफर करेंगे, रेफर बैक टू न्यूरोलॉजी। पेशेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। कोई हो सकता है कि फिर ये वजह बने एक बैड ओपिनियन की रिगार्डिंग पब्लिक हॉस्पिटल। ठीक हो गया। सर न्यूरो सर्जरी की जहाँ तक बात की जाए, क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं डेफिनेटली, और 2 कहा जाता है कि ऐसी सर्जरीज हैं जो सबसे मेजर होती हैं। एक आप अगर न्यूरो की कह लें और दूसरा हार्ट की सर्जरी, ये दोनों सबसे मेजर सर्जरीज मानी जाती हैं। कितना मुश्किल डिपार्टमेंट है जब आपने ये चुना था
तो अपने हवाले से कुछ पहले ही मैं चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि कितना बोल्ड डिसीजन होता है ये एक डॉक्टर के लिए कि वो न्यूरोसर्जरी में जाना चाहता है। और क्योंकि आप अमूमी तौर पे हमारे ये बड़ा जनरल सी बात है कि खुदा न खास्ता अगर मरीज़ को कुछ हो जाता है दौरान ऑपरेट तो सबसे पहली बात डॉक्टर पे आती है। हालांकि कभी भी ऐसा नहीं होता, कोई डॉक्टर ऐसा किसी भी लेवल पे डॉक्टर बैठा हो वो नहीं चाहता कि उसके पेशेंट को कोई कुछ भी हो, कुछ प्रॉब्लम, वो हमेशा यही चाहेगा कि ये ठीक होके जाएं। डेफिनेटली उस पर रिप्यूट बनती है किसी भी डॉक्टर की। और हम देखते हैं कि रश पड़ा होता है बहुत सारे ऐसे डॉक्टर में, जी हमें इनसे फ़ायदा होता है लोग कहते हैं। तो सर कितना बोल्ड डिसीजन था आपके लिए भी, और अमूमी तौर पे बाकी जो डॉक्टर्स होते हैं जो इस शोबे में आते हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है ये डिसाइड करना अगर वो इस शोबे में आ रहे होते हैं? तो देखिए, न्यूरोसर्जरी इज अ डिफिकल्ट। ठीक है। कार्डियोथोरैसिक सर्जरी का आपने जिक्र किया, इट्स आल्सो वन ऑफ इट। ठीक है। और बेसिकली आपकी सब डिपार्टमेंट जो सब फील्ड्स हैं अपनी अपनी जगह में, उनमें ठीक बेहतरी भी है, थोड़ी मुश्किलात भी हैं। ठीक है। अगर हम जनरल सर्जन की चले बात करें, वहाँ पे एक प्रोसीजर होता है विपल। ठीक है। वो बहुत ज़्यादा कोई आई थिंक सो 7 to 8 आवर्स लॉन्ग सर्जरी उसकी हो सकती है। चलती है, इतनी भी चल सकती है। और हमारी न्यूरो की भी चलती है। ऑर्थोपेडिक के अंदर भी कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि लेंथी हैं। ठीक है। लेकिन न्यूरो है, बात ही इसकी ब्रेन की है, ब्रेन और स्पाइन, और ये बहुत ही वाइटल चीज़ें हैं। ठीक है। ऑर्थो के अंदर आपको थोड़ा मार्जिन मिल जाता है। ठीक है। सर्जरी के अंदर आपको जनरल सर्जरी में मार्जिन मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट। अपेंडिक्स है, हर्निया है, कुछ ऐसे। लेकिन जो न्यूरो सर्जरी की है कि आपको ब्रेन और स्पाइन, इसमें आपने छोटा माइनर प्रोसीजर से लेके, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी प्रोसीजर है, और आपको जो फील्ड है वो है ही खतरों से भरा हुआ। बिल्कुल। इसलिए इसको कहा जाता है कि आप जो है ना थोड़ा डिफिकल्ट, टाइम टेकिंग, डिवोशन वाली ज्यादा है थोड़ी। और लोग जिनको आप बताते हैं जी हम न्यूरो सर्जन हैं, ये हम न्यूरो सर्जरी से रिलेट करते हैं, न्यूरो सर्जरी में काम करते हैं, वो थोड़ा ज्यादा जो करने हो जाते हैं, हैरान भी होते हैं। बड़े डॉक्टर कहते हैं ये बड़े डॉक्टर साहब एक दिमाग दे डॉक्टर ने। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है वो इस क्योंकि दिमाग वैसे ही सर न्यूरो के डॉक्टर्स की अगर बात की जाए, डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट शोबा होने के साथ साथ जैसे आपने कहा कि ये उतना ही मुश्किल है। डेफिनेटली जितना कोई मुश्किल चीज़ होती है उसमें लोग हमारे अमूमी तौर पे उसको चूज़ करते हुए डरते भी हैं। तो डेफिनेटली फिर शॉर्टेज भी होती होगी कि डॉक्टर्स जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं वो इसमें कम आते हैं। जो मौजूद हैं उन पे कितना बर्डन है मरीजों को डील करने के वाले से? डेफिनेटली आप रोज़ाना की बुनियाद पे करते हैं, कितना मुश्किल हो जाता है आपको एक न्यूरो सर्जन होते हुए डील करना? देखिए, इसमें ना दोनों साइड्स की मैं रोल की बात कर सकता हूँ। ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम बेसिकली दो चीज़ों को डील करते हैं। ट्रॉमा भी इसमें आता है। ट्रॉमा मतलब चोट लगी है दिमाग में, कमर में, रोड एक्सीडेंट की वजह से लगी, किसी भी वजह से लगी, छत से गिर गया, मजदूर है, अपनी गोद से गिर गया। ठीक है। दूसरा ये आता है हमारे पास दिमाग में या मोरों में आपके प्रॉब्लम हो गई है, वजन उठाया, मिस खिल गई, या अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला सबको शिफा दे, दिमाग में कैंसर नुमा या आपकी कमर में कैंसर नुमा कोई चीज़, कैंसर हो गया। ठीक है। दोनों चीज़ों को हम डील करता हैं। और आबादी बढ़ने के साथ इनके पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। हाँ, किसी हद तक चलें, अगर मैं आम अल्फाज में बात करूँ आम के लिए, ठीक है, हम कुछ चीज़ों इससे कंट्रोल कर सकते हैं। वो क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हम ट्रॉमा कंट्रोल कर सकते हैं, रोड एक्सीडेंट का कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। हम जो ऑक्यूपेशन है, मजदूर अगर गो पे काम कर रहे हैं तो हम उसके SOPs को सही करके, ठीक है, जिस जगह पे वो साइड पे काम कर रहे हैं हम उसको कम कर सकते हैं। बाइक चला रहे हैं, हेलमेट का बहुत अच्छा गवर्नमेंट का ये स्टेप है। बिल्कुल। ठीक है। सीट बेल्ट्स का गाड़ी का बहुत अच्छा स्टेप है। हम इसके ऊपर ये नहीं हम देखें कि यार मैं हेलमेट क्यों पहनूं। देखो, मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा, ठीक है, तो ये नहीं कहना कि यार मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा तो मुझे जो है ना वो साइडों से मैं सही देख सकता हूँ। नहीं, हमने ये कहना है कि अगर हेलमेट नहीं पहनूंगा तो मैं एक स्टेप फॉरवर्ड जा रहा हूँ अपने हेड इंजरी के लिए। बिल्कुल ऐसे में चोट आ सकती है। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है। ये चीजें हम जब कम कर सकते हैं, अवाम हमारा साथ दे, ठीक है, जब ट्रॉमा पेशेंट्स कम होगा हमारा बर्डन कम होगा। बर्डन अगर कम होगा तो हमारे पास जो पीछे पेशेंट्स रहेंगे हम उनको और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सर
न्यूरो सर्जरी के हवाले से जब हम बात करते हैं, आपने बात की कि एक चीज़ है दिमाग और दूसरी आपकी स्पाइन। मैं चाहूँगा कि हम ब्रेक के बाद डिस्कस करें कुछ ख़ास तौर पे हम जब अब जाते हैं न्यूरो वार्ड पे ख़ास तौर पे, वहाँ पे हमें जो स्पाइन के मरीज़ हैं वो बहुत थोड़ी एज से हम देख रहे होते हैं कि वो स्टार्ट हो जाता है उनका मसला, किसी का डिस्क स्लिप का इशू है, किसी के वो कहते हैं बढ़ जाता है शायद बिल्कुल वहाँ से ऐसे। कोई चीज़ है, किसी के नर्व जो है वो दबी हुई है किसी चीज़ के अंदर। मैं चाहूँगा क्योंकि ये एक अमूमी मसला है, तो आज क्योंकि मौका मिला है आप जरूर, यहाँ पे, जरूर। तो और एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों तक जो है वो इस चीज़ पहुँच सकती है, तो मैं जरूर। चाहूँगा कि हम ब्रेक के बाद ये भी डिस्कस करें। सामीन, आप सुन रहे हैं दी जर्नल विद अहमद बिलाल और एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डेफिनेटली इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप न्यूरो सर्जरी के हवाले से हम बात करेंगे कि इस डिपार्टमेंट में जो मसाइल हैं, जिस तरह का डॉक्टर साहब ने बताया कि दिमाग के साथ साथ जो आपकी बैकबोन होती है, स्पाइन होती है, उसमें जो मसाइल आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे और उससे किस तरह से बचा जा सकता है ये भी डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। हमारा और आपका राब्ते का नंबर हुआ करता है 0334 1966 966। आपके मैसेजेस हमें मौसूल हो रहे हैं, आपके सवालात भी आ रहे हैं, ब्रेक के बाद वो भी शामिल करेंगे। अब ब्रेक के दौरान हमें कॉल भी कर सकते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आप सुन रहे हैं दी जर्नल विद अहमद बिलाल। oversee many laboratory tasks. He can work as a laboratory manager. He can work as a laboratory supervisor. He can work as a laboratory scientist, a laboratory professional. जो एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन है उसका जो काम है प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, ठीक है। और जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है उसके पास नॉलेज होता है प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसीजर्स, ठीक है। देन आई एम गोइंग टू परफॉर्म PCR. PCR is a polymerase chain reaction in which we make multiple copies of DNA and we can finalize AIDS positive, AIDS negative, HIV positive, HIV negative. अब इसका प्रिंसिपल क्या है पीछे, किस तरह जो PCR की वर्किंग होती है, ये एक मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट को सिखाया जाता है Okay. कि किस तरह PCR जो है उसमें थर्मोसाइक्लर मशीन होती है वो वर्किंग कर रही है, वो किस तरह वो काम कर रही है, किस तरह मल्टीपल DNA की कॉपीज हैं। जो टेक्नीशियन है उसको इतना पता है कि मल्टीपल DNA कॉपीज होनी है और एट द एंड रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव मुझे पता लग जाना है। टेक्नीशियन को बस ये नॉलेज है। Okay. लेकिन जो टेक्नोलॉजिस्ट है उसको ये पता है कि मैंने इसके अंदर क्या क्या एडप्ट किए हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो थे वो PCR के ऐड किए हैं और उनमें से किस प्रोडक्ट का क्या काम था। All right. कि All right. DNA की मल्टीपल कॉपीज बनी है, टेक्नीशियन को बस ये पता है कि मल्टीपल कॉपीज बनी है, लेकिन एक टेक्नोलॉजिस्ट को ये पता है कि किस तरह बनी है। Right. एंड टेक्नीशियन का जो है वो काम है वो है सैम्पलिंग के साथ, Okay. सैंपल कलेक्शन। Okay. But our laboratory technologist deals with not deal with the sample collection. We Okay. process labs, manuals. We prepare SOPs, standard operating procedures. Right. 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 ठीक. So, how a medical laboratory scientist or a technician differs in terms of impact, because you discussed that the training is different, the responsibilities are different. How the impact is different between the two? मैम इस तरह है कि जो एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन है ना, उसने जिस तरह मैंने उसको सैंपल कलेक्शन के लिए भेज देना है, Yes. उसने सैंपल कलेक्शन करनी है, देन उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, देन इक्विपमेंट्स जो हैं वो उसको यूज़ करना है, जो यूज़ हमने किए हैं उसको वॉश वगैरह करना है या उसकी वॉशिंग से रिलेटेड उसकी डिस्कार्ड जिस तरह बायो सेफ्टी बैग्स मेरा सारा करते हैं, ये टेक्नीशियन की जो हेडेक होती है। जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है वो एक जो लेबोरेटरी मैनेजर है, वो लेबोरेटरी सुपरवाइज़र है, उसने जो है वो अपने लेबोरेटरी को किस तरह रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ये सब चीज़ें जो है हमारा लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट देखते हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो है वो इन चीज़ों को नहीं डील करते, ना इस परमिशन होती है कि लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो अपनी जो है वो लैब भी सेटअप कर सकता है Right. with the Right. affiliation of a medical pathologist. Right. But a Right. technician cannot open its lab or he cannot supervise a lab. Right, right, right. Since we are talking about the labs and you talked about the hands-on training of the students as well, how do you support the students for hands-on training and talk about the labs availability if there is? We have, ma'am, actually there are many types of hazards in laboratory: biohazard, chemical hazard, electronic hazard, ergonomic hazard. What you have narrated biohazard, I will explain it. Biohazard is a hazard, is or a risk from microorganisms. Okay, अगर हमें जो खतरा है माइक्रोऑर्गेनिज्म से है, then it will be biohazard.
Alright. बायो हैजर्ड के अंदर मजीद जो है वो दो टर्मिनोलॉजीज हम लोग कोट करते हैं, बायो सेफ्टी एंड बायो सिक्योरिटी. Alright. If I Alright. want to save myself from microorganism, it will be biosafety. If I want to save microorganism from human being, then it will be biosecurity. Alright. अब आपके क्वेश्चन आएगा ह्यूमन बीइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरह क्यों सेव करना पड़ेगा, Yes, yes. कि क्यों हमें माइक्रो इंसान को सेव करना Yes. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से समझ आती है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमन बीइंग से हमने सेव करना True, है. true. इसको मैं अगर आपको हिस्टोरिकली बैकग्राउंड से बताऊं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड एज ए बायोटेररिस्ट टू. Okay. इसमें आपको हिस्ट्री में बताऊं तो हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है बेसिलस. इसके स्पोर्स होते हैं. स्पोर्स जस्ट लाइक होता है कि हम इनहेल कर सकते हैं, एरोसोलिक होते हैं, लेकिन इनविजिबल होते हैं, हम इसको देख नहीं सकते. Okay. Not from the naked eye. You यस, got it. फ्रॉम ठीक. वर्ल्ड वॉर 3 जब हुई थी इस्लामाबाद, उसमें जो जापानीज जो थे उनकी जो असेंबली थी, Right. नेशनल असेंबली में जो उनके जो ओपोनेंट थे, उनके ऑपोजिट जो थे, उन्होंने असेंबली के मेंबर्स में लेटर्स भेजे थे. ठीक है, और लेटर्स जैसे सबने ओपन किए तो थोड़ी देर बाद सब मेंबर्स की डेथ हो गई. Okay. जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो आपको मैं यहाँ से मैं बताऊँ, लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट का इतना रोल यहाँ पे भी है. तो वो अनलकीली हमारे कंट्री में शायद सपोर्ट नहीं किया जाता, नहीं तो साइंटिस्ट का इतना रोल होता है यहाँ पे. जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व किया माइक्रोबायोलॉजिस्ट को या साइंटिस्ट को इन्वॉल्व किया, तो हमें पता लगा कि उन हर लेटर्स में जो थे वो बेसिलस के स्पोर्स थे, Alright. जो कि जैसे उन्होंने लेटर ओपन किया वो स्पोर जो थे इनहेल हो गए, उनकी सडन डेथ हो गई. Okay. तो उसके बाद से इन स्पोर्स को थे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन बीइंग जो है वो एज ए बायो टेररिस्ट भी यूज कर सकते हैं. Okay. तो इसके बाद से जो थे वो हम बायो सिक्योरिटी भी इंट्रोड्यूस करवाई गई ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ह्यूमन बीइंग से सेव रख सकें. तो इन सेफ रखने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं. सबसे पहले जो है हमारे पास पीपीज होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसमें जो है वो आपके गाउन्स आते हैं, जिसमें हेड टू रो तक आपके गाउन होता है, कवर करते हैं. डबल गाउन्स होते हैं, उसमें आपने फॉरवर्ड और जो रिवर्स होते हैं पहनने होता है. Okay. देन आपकी जो है वो ग्लव्स होते हैं. देन N95 मास्क जो है वो आपने कहना होता है. देन गॉगल्स होते हैं, हेड कवर होता है, आपके शूज कवर होते हैं. Right. इसके अलावा जो है वो आप मजीद जो है अगर आप बायोसेफ्टी लेवल 3 या लेवल 4 में, हमारे यहाँ बायोसेफ्टी लेवल्स होते हैं लेवल 1, 2, 3 और 4, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग जो हम डील करते हैं. लाइक जिनकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है उन्हें लेवल 3 में हम यूज़ कर सकते हैं. जिनकी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है और जो ज़्यादा जो है वो इंसानों के लिए थ्रेटेंड है, तो हम उसको लेवल 4 में यूज़ करते हैं. देन वहाँ पे हम बायोसेफ्टी कैबिनेट्स यूज़ करते हैं, बायोसेफ्टी कैबिनेट 3. Okay. इसके अलावा जो है लेमिनर एयर फ्लो जो है LAF वो यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा हम नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे इनसाइड जो एयर होती है वो भी जो फिल्टर होके बाहर जाती है, ताकि हम बाहर की इन्वायरमेंट को भी सेव कर सकें, और जो बाहर से इन्वायरमेंट आती है वो भी जो है वो फिल्टर होके आती है. Okay, इसके अलावा हम यहाँ पे HEPA फिल्टर इंस्टॉल करवाते हैं लैब में. और देन HVAC सिस्टम होता है, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन सिस्टम होता है, Right, right. जो कि इंश्योर करता है हमारी बायोसेफ्टी को. Right, right, right. Thank you for sharing all these insights. Something new to learn. Let's discuss about the challenges and opportunities that are available. What are some of the biggest challenges that your department you think it faces? मैम फर्स्ट चैलेंज है इस एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन. Okay. एक्चुअली सैंपल प्रिसिजन और एक्यूरेसी इन टर्म में कि हमने सैंपल कलेक्शन की जो है, जब सैंपल Right. प्रोसेसिंग है हम उसकी करें, जी. हर प्रोटोकॉल में हमारे पास जो है वो एक डिज़ाइन जो होता है एक्यूरेट वॉल्यूम होता है. Okay. अगर हम उस वॉल्यूम लाइक मैं आपको प्रोसीजर कर रही हूँ कोई भी ब्लड कलेक्शन का, उसमें मैंने 0.2 माइक्रोलीटर जो है वो ब्लड जो है सैंपल पिक करना है. Right. अगर मेरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जो है प्रिसाइज नहीं है, वो एक्यूरेट नहीं है, वो कैलिब्रेटेड नहीं है, तो मैं सैंपल प्रोसेसिंग जो वो प्रोसीजर 10 दफ़ा करूँ मेरा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ सकता. तो सबसे जो है यहाँ पे हमारी जो चैलेंज हमें यहाँ पे आता है वो आता है प्रिसीजन का और एक्यूरेसी का. Right. Right. इसी वजह से अगर हम मैन पावर को AI से या रोबोटिक सिस्टम इनसे रिप्लेस कर दे तो काफ़ी हद तक जो है वो हम इसको ओवरकम कर सकते हैं. So, what do you think? What are some of the biggest challenges that Department of Medical Laboratory Sciences faces today? चैलेंजेस आर एवरीवेयर. डिफरेंट चैलेंजेस हम सबसे पहले आपको बताया हमारे स्टूडेंट्स को आते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस के. वर्कशॉप प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. हम Yeah. स्टूडेंट्स को बताइए, लैब में हम बताई जाए कि
हम लोग जो है वो सीबीसी काउंट ऐसे कर सकते हैं, सीबीसी काउंट ऐसे कर सकते हैं, इसमें हम ग्राम स्टेनिंग इस तरह कर देंगे, जीएन स्टेनिंग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, जिमसा स्टेनिंग हम इस तरह कर सकते हैं। ये मैं बच्चों को ये सब प्रोटोकॉल मैं 10 दफ़ा बताऊंगी और उसके बाद बच्चों को एक दफ़ा उनको परफॉर्म करके दिखाऊंगी, या तो बच्चे अपने हाथ से करेंगे, तो ये जो है वो डिफरेंट चीज़ है। मैं एक प्रोटोकॉल 10 बार बच्चों को याद करवाऊंगी, इसमें ये ऐड करना है, इसमें ये ऐड करना है, इसमें ये ऐड करना है, ये सब मेमोराइज करवाना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा बनस्बत जब मैं बच्चों को खुद बताऊं। जब बच्चे अपने हैंड्स प्रैक्टिस करेंगे वो खुद ढूंढेंगे, अच्छा ये वाला केमिकल ये था, अब मैंने ये ऐड करना है, यहाँ पे ये क्रिस्टल वॉलेट था, क्रिस्टल वॉलेट ऐड किया, देन मैंने इसको 5 मिनट्स के लिए रखना है, अब मैंने आयोडीन ऐड करनी है, अब मैंने जो है वो अल्कोहल ऐड करना है। जब तक बच्चे हैंड में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है लेबोरेटरी में बच्चे जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और एक बच्चा देखो, देखिए हम पाइप, मैं उसको बता रही हूँ पाइपटिंग करनी है, पाइपटिंग बच्चे ने पाइपेट देखी नहीं है, तो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का। कि मैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो बच्चों को अवेलेबल होनी चाहिए बच्चों को, जहाँ पे बच्चे जो है वो जितनी प्रैक्टिकल्स कर सके, जितना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सके, जितना जो है वो अपने जो थ्योरी है उसको क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में नहीं लेके आएंगे, तब तक बच्चे जो है वो एक प्रोफेशनल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट नहीं बन सकते। ओके, राइट। बट हम फिर भी ट्राई करते हैं, हम इस चैलेंजेस को भी ओवरकम करने की कोशिश करें। हम डिफरेंट जो है वो लेबोरेटरी में स्टूडेंट्स को, डिफरेंट लेबोरेटरी पर्सनैलिस, लेबोरेटरी मैनेजर्स जो हैं या उनके सुपरवाइजर जो हैं हम उन्हें इनवाइट करते हैं, ताकि वो अपने जो हैं वो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं जो हमारे पास अगर नहीं भी हैं तो वो लेके आए, तो स्टूडेंट्स को कम से कम स्टूडेंट्स को पता हो कि मैं थर्मोसाइक्लर की बात करी, थर्मोसाइक्लर दिखता कैसे है। तो ये चीज़ें जो है हम ट्राई करते हैं कि स्टूडेंट्स में जो है ये जो गैप है जो परफॉर्मेंस का और जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के दरमियान जो गैप है हम उसको जो है वो ओवरकम कर सकें। राइट। अब I would like to know that what opportunities are existing for the collaboration with other departments, or let's say other research institutions or hospitals. Ma'am, I have already told you medical laboratory science is a vast field which cover different areas of medical laboratory. Like we can work in collaboration with biotechnology, biochemistry, molecular biology, molecular genetics, physiology, also histology. We have many collaboration with different labs. Recently we have signed MOU with the Chugtai. We used to send our students in the Chugtai lab for internship. Also we used to send our students in Medina Teaching Hospital, where we have a very equipped lab. All right. Thanks a lot, Taiba. I would like to know that what message you have for the prospective students, and who do you think should be joining the field of medical laboratory sciences? Actually, medical laboratory field is an invisible force healthcare team. मतलब जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स हैं, ये इज जस्ट लाइक अ टीम जो इनविजिबल होती है। हमने जस्ट डायग्नोसिस करना होता है और डॉक्टर तक जो हमारा वो डायग्नोसिस भेज दिया जाता है। हमारी टीम जो है वो मेन रोल प्ले करती है हेल्थ केयर में, लेकिन ये एक इनविजिबल फोर्स है। ठीक है, जो बिहाइंड द सीन जो होती है हमारी वर्क कर रही होती है, और इसके अलावा इसकी बैक के अलावा जो है वो जो हमारे डॉक्टर हैं वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते। तो ये हमारा जो है मैं यही पैगाम दूंगी सब स्टूडेंट्स का भी यही होगा कि हम ज्वाइन करें टू बिकम एन इनविजिबल फोर्स। Okay, thank you so much for coming in, for taking out the time and highlighting the department and reflecting that there is invisible force due to which people are getting successful diagnosis and getting treated. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you all for joining in with this episode, and inshallah we'll see you next time in another episode with another shining star of TUF. Thank you all. Hello and Assalamualaikum. Welcome to another episode of Knowledge Connect, in which we'll be unraveling pathology and we'll be taking insights from the expert. In this episode, we spotlight the Department of Medical Laboratory Sciences. We'll be exploring its role in healthcare, the common misconceptions associated with it,
and career opportunities for the lab professionals. Our guest today is Ms. Taiba Jamil, who is a microbiologist by profession and the leading lady behind the Department of Medical Laboratory Sciences. She has research experience in infectious diseases and diagnostics, and she'll be bringing her insights into biosafety, lab sciences, and education. Assalamualaikum Taiba, how are you doing? Alhamdulillah, fine, good. Thank you so much for taking out the time today and to reflect about your department. Firstly, I would really like to know what your department does and what degree programs are being offered in your Actually, department. it is the Department of Medical Laboratory Sciences. It is a 4-year degree program, and we offer it after FSc. All right, all right. And also we offer a 2-year MPhil program, and Okay. inshallah in future we will offer PhD program too. Okay, wonderful. I would like to know what key areas or what are the focus areas of your department and how does it contribute towards public health? Ma'am, actually, without diagnosis, our doctors keep guessing. Uh-huh. There are multiple causes of every disease. Right. Also include syndrome. आप जिसना पता हो syndrome है, syndrome की मुख्तलिफ जो है वो diseases हो सकते हैं syndrome में, Okay. ठीक है? तो लाइक अगर आपके कोई भी ऐसी डिजीज है जिसमें आपका लाइक प्लेटलेट्स काउंट हो गए, कम हो गए हैं, आपके Right. कुछ WBC काउंट ज्यादा हो गया, कम हो गया, Okay. तो इसकी मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं. आपके डॉक्टर जो है वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये डिजीज, ये WBC काउंट कम है तो आपको ये डिजीज है. तो डेफिनेटली डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करता है सैंपल लेबोरेटरी में. Right. उसके अलावा देखें, जब तक हम लोग लेबोरेटरी जो है इसको कंफर्म ना कर दें कि ये डिजीज है, ये वायरस है. देखिए, एक वायरस है, उसके डिफरेंट वायरसेस की जो है वो सिम्टम्स हैं. एक ही वायरस है, डिफरेंट वायरस एक ही फैमिली की हैं, उनकी जो है वो डिफरेंट सिम्टम्स हो सकती हैं, सेम सिम्टम्स भी हो सकती हैं. Right. तो डॉक्टर जो है वो डायग्नोसिस के बगैर गेसिंग ही करेगा. ये एड्स है, ये लाइक आप देखें कोविड-19 जो लास्ट टाइम आया था, जी, कोविड-19 है, और right. साथ ही आपको पता होगा इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस है. Right, इनकी सिम्टम्स है मोर और लेस जो है वो सेम है. Right. तो मैं ऐसे विदाउट डायग्नोसिस जब तक मैं कोविड-19 का टेस्ट ना करवा लूं तो मैं Right. कंफर्म नहीं कर सकती थी इन्फ्लुएंजा है या ये कोविड-19 है. Right. तो इसलिए मेडिकल जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं इसमें अहम रोल प्ले करते हैं कि हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं. Right. तो उसके अलावा डॉक्टर आपको कंफर्मेशन नहीं बता सकते, ना ही वो आपको ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. Right, बल्कि right. कंफर्म डायग्नोसिस के अलावा आप बता ही नहीं सकते कौन सी डिजीज है. Right. तो हम लोग यहाँ डिफरेंट डायग्नोस्टिक किट्स वगैरह यूज करके हम पहले डायग्नोसिस जब प्रोवाइड करते हैं तो ये जो डॉक्टर जो है वो जब पैथोलॉजिस्ट जो है वो आपको रिकमेंड कर सकता है कि आपको ये डिजीज है या ये वायरल डिजीज है या इन्फेक्शन है, जो भी है वो जब तक आपका डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक वो कंफर्म नहीं कर सकता. इसी Right. तरह हम लोग पब्लिक हेल्थ में करते हैं. जब पब्लिक हेल्थ में यही आता है कि आप प्रिवेंशन जो है वो आप अडेप्ट करवाते हैं, किस तरह वन हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं पब्लिक को अपनी. Okay. जो पब्लिक हेल्थ होती है वो किसी इंडिविजुअल तक बाउंड नहीं होती. जो पब्लिक है ये हमने जो ये किसी गवर्नमेंट सेक्टर का, हमारी जो गवर्नमेंट होती है उनका होता है, फेडरल गवर्नमेंट का, दैन प्रोविजनल जो हमारी होती है प्रोविंस लेवल पे होती है, इनका होता है काम कि ये प्रोवाइड करें वन हेल्थ. Right. वन हेल्थ मतलब हेल्थ फॉर ऑल. Okay. तो इस वजह से हम लोग क्या होगा, इसमें हम लोग जो सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज करते हैं. देन हम लोगों में प्रिकॉशनरी मेजर्स को बताते हैं कि Right. अडेप्ट कर सकते हैं. जिस तरह आपने, मैं सेम वही एग्जांपल आउटब्रेक की कॉज करूँ कोविड-19 की, तो हमें बताया गया था कि आपने स्कूलों में छुट्टियां कर देनी है, क्वारंटाइन करना है, इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है, Right, सोशल right, डिस्टेंसिंग करनी है. Right. तो Right. इसी तरह ये सब चीजें हम लोग का पता लगती हैं जब हम लोग इसका डीपली डायग्नोसिस करते हैं. Right. जब हम डायग्नोस किया, हमने कोविड-19 है, देन हमने इसको मजीद जी. स्टडी किया कि इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या माइक्रोबायोलॉजी है इसकी, किस Okay. तरह जो है हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या किस तरह हम इसकी वैक्सीनेशन बना सकते हैं. Right. तब हमें वैक्सीनेशन हमने बनाई. वैक्सीनेशन से पहले ये सब चीज़ें जो हैं वो हम लोग अडेप्ट कैसे करवा सकते हैं डायग्नोसिस के थ्रू. लेकिन अगर देखें एक बंदा है, उसको हमारे पास डायग्नोसिस उसका नहीं है, मिस डायग्नोस उसका हो चुका Yeah. हुआ है, डॉक्टर जो है वो इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट दे ही जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो पर्सन था वो था कोविड-19 का. तो डेफिनेटली कोविड-19 जो था वो तो अनट्रीट रहा, Okay. और हम लोग जो था वो ट्रीटमेंट करते रहे इन्फ्लुएंजा का. Right. तो यहाँ पे जो है वो डायग्नोसिस जो है वो मेजर इंपॉर्टेंस रखता है कि यहाँ पे अगर हमने पहला ही फर्स्ट स्टेप जो है किसी भी ट्रीटमेंट का, Right. फर्स्ट स्टेप जो है वो डायग्नोसिस है. है. डायग्नोसिस Right. लीड्स Right. टू अ ट्रीटमेंट. Right. तो Right. इसी Right. तरह हम डायग्नोसिस से ही पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, वन हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं. Right, right. You talked about misdiagnosis and all. So I want to know that how does the department stays relevant
to the advancements in the medical laboratories and diagnostics, you know? मैम इस तरह है कि हम लोग वी हैव रिप्लेस मैन पावर विद रोबोट्स. हाँ. वी कैन रिप्लेस वी मैन केवल मतलब जहाँ पे हम लोग पाइपटिंग है जो डिफरेंट सैंपल कलेक्शन है जी, जी. वो यूज टू डू विद ह्यूमन मैन पावर बट वी कैन रिप्लेस इट विद रोबोट. Okay. They can save our time, Yeah. they can save मैन पावर. इतनी देर में जो है वो रोबोट्स है सैम्पलिंग है या हमारी जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट होती हैं हमारी जब पाइपटिंग होती है ये हम ह्यूमन की हम रोबोट से Right. करवाते हैं. एआई जो है हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे तो हमारा इससे टाइम भी सेव हो जाए और सबसे बड़ी बात हमारी जो मेन चैलेंज आता है वो है जी. एक्यूरेसी का और प्रिसीजन का. Right. तो Right. आपको पता नहीं ह्यूमन भी कहीं कहीं एरर आ ही जाता है उनसे लेकिन अगर हम True. एआई से इसको रिप्लेस कर दें तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा हो जाती है और एरर के चांसेस कम हो जाते हैं. Right. Right. Let's discuss about the research, education, and about the career development related to your field. How does the department contribute to the medical research and academic development? मैम रिसेंटली आई विल मैं आपको बताऊं तो मैंने इसी मंथ में 6 आर्टिकल पब्लिश किए अपने. Right, mashallah, इसी mashallah, तरह congratulations. थैंक यू वेरी मच. तो इसी तरह जो हमारी डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं हम लोगों ने इसमें एचईसी के जर्नल्स में करवाए. इसके अलावा दे आर आल्सो पब्लिश्ड इन स्कूपर्स इंडेक्स. Right, right, इंटरनेशनल नेशनल जर्नल्स में हम जो है पब्लिकेशन जो है हमारी Right. डिपार्टमेंट में चलती रहती हैं. right, बल्कि वी आर आल्सो एंगेजिंग आवर स्टूडेंट्स. right. हमारे Okay. जिस तरह के फाइनल ईयर के उस बैच पास हुआ है आई गेस तो हमारे जितने ऑलमोस्ट 56 स्टूडेंट्स सबकी जो पब्लिकेशन जो थी वो हम लोगों ने करवाई Mashallah, है. mashallah, mashallah. That's really wonderful. I would like to know what opportunities are available for the students to get involved in like hands-on training. You discussed about the research, which is like, you know, amazing. ऑलराइट. एक्चुअली वी आर आल्सो लैब्स हमारी अपनी है. इसके अलावा वी आल्सो इनवाइटेड एक्सटर्नल्स Okay, फॉर अरेंजिंग सेमिनार Okay. conferences and also one hand practices. okay, They okay, also include workshop. okay, okay. इसमें वर्कशॉप वगैरह होती हैं डिफरेंट. हम लोग जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं इक्विपमेंट्स होते हैं डिफरेंट लेबॉर्ट्री के स्टैंडर्ड लेबॉर्ट्री की है इनके जो हैं वो लेबॉर्ट्री मैनेजर्स जो हैं उन्हें इनवाइट करते हैं देन वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस करवाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को. All right, all right. So, are the labs part of, you know, your curriculum design, like the practical hands-on learning? यस मैम दे आर पार्ट ऑफ द वर्क. Okay, okay, okay. I would like to know what career paths are available for, you know, medical laboratory professionals and how they can advance in their careers. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में आफ्टर बीएस मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी इनके पास जो 17 स्केल की हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में हॉस्पिटल्स में जो है Okay. टर्शरी हॉस्पिटल में जॉब्स अवेलेबल हैं. Okay, इसके अलावा दे कैन सुपरवाइज देयर ओन लैब. okay, They can work as a lab manager. okay, They can work as a lab supervisor. okay, They can lab as a forensic scientist. okay, They can work as a professional laboratory scientist. okay, They can work in different laboratory sector like they can work in microbiology lab. Actually, medical laboratory science is a vast field. okay. It covers different areas like microbiology, immunology, serology, Oh, biotechnology, biochemistry, Okay, okay. hematology, histology. तो different जिस तरह इस different इस areas की हमारे पास lab होती है तो students can Right. supervise their own interest area. Thank you so much, Saiba. It's wonderful knowing you know, a different dimension in a different field. I would like to know that how do you see the medical laboratory sciences field evolving over the next decade? Our student can move in digital pathology, genomics, AI, and in many different areas that cover many area of artificial intelligence. Right, right, right. I would like to discuss something, you know, something crucial and that's vital that comes to the mind of students as well about the misconceptions related to your field. What are some common misconceptions you come across about medical laboratory sciences, especially the confusion between the scientist and a technician? First of all, I thank you very much for this wonderful question. असल में नीड ऑफ जिसे कहते हैं ना आ रहा है ये क्वेश्चन जो है हमारे काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो इस चीज़ में आज भी कंफ्यूजन में है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एंड अ
मेडिकल टेक्नीशियन. Right, right. Actually, a medical laboratory technologist or medical laboratory scientist, it is a 4-year degree program. Right. ठीक है. And ठीक है. medical laboratory technician, it is a 2-year diploma. Okay. Main difference is between degree and diploma. Okay. ठीक है. A degree holder student can oversee many laboratory tasks. He can work as a laboratory manager. He can work as a laboratory supervisor. He can work as a laboratory scientist, a laboratory professional. जो एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन है उसका जो काम है प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है. ठीक है. और जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है उसके पास नॉलेज होता है प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसीजर्स. ठीक है. देन आई एम गोइंग टू परफॉर्म पीसीआर. PCR is a polymerase chain reaction in which we make multiple copies of DNA and we can finalize AIDS positive, AIDS negative, HIV positive, HIV negative. अब इसका प्रिंसिपल क्या है पीछे, किस तरह जो PCR की वर्किंग होती है, ये एक मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट को सिखाया जाता है. Okay. कि किस तरह PCR जो है उसमें थर्मोसाइक्लर मशीन होती है वो वर्किंग कर रही है, वो किस तरह वो काम कर रही है, किस तरह मल्टीपल DNA की कॉपीज हैं. जो टेक्नीशियन है उसको इतना पता है कि मल्टीपल DNA कॉपीज होनी और एट द एंड रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव मुझे पता लग जाना है. टेक्नीशियन को बस ये नॉलेज है. Okay. लेकिन जो टेक्नोलॉजिस्ट है उसको ये पता है कि मैंने इसके अंदर क्या क्या एडप्ट किए हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो थे वो PCR के ऐड किए हैं और इनमें से किस प्रोडक्ट का क्या काम था. All right. कि All right. DNA की मल्टीपल कॉपीज बनी है. टेक्नीशियन को बस ये पता है कि मल्टीपल कॉपीज बनी है, लेकिन एक टेक्नोलॉजिस्ट को ये पता है कि किस तरह बनी है. Right. एंड टेक्नीशियन का जो है वो काम है वो है सैम्पलिंग के साथ, Okay. सैंपल कलेक्शन. Okay. But our laboratory technologist deals with not deal with the sample collection. We Okay. process labs, manuals. We prepare SOPs, standard operating procedures. Right, right, right. ठीक. So, how a medical laboratory scientist or a technician differs in terms of impact? Because you discussed that the training is different, the responsibilities are different. How the impact is different between the two? मैम इस तरह है कि जो एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन है ना, उसने जिस तरह मैंने अब उसको सैंपल कलेक्शन के लिए भेज देना है, Yes. उसने सैंपल कलेक्शन करनी है. देन उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, देन इक्विपमेंट्स जो हैं वो उसको यूज़ करना है, जो यूज़ हमने किए हैं उसको वॉश वगैरह करना है या उसकी वॉशिंग से रिलेकर उसके डिस्कार्ड जिस तरह बायो सेफ्टी बैग्स में सारा करते हैं, ये टेक्नीशियन की जो हेडेक होती है. जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है वो एक जो लेबोरेटरी मैनेजर है, वो लेबोरेटरी सुपरवाइज़र है. उसने जो है वो अपनी लेबोरेटरी को किस तरह रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ये सब चीज़ें जो है हमारा लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट देखते हैं. लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो है वो इन चीज़ों को नहीं डील करते. ना इसको परमिशन होती है कि लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो अपनी जो है वो लैब भी सेटअप कर सकता है Right. with the Right. affiliation of a medical pathologist. Right. But a right. technician cannot open its lab or he cannot supervise a lab. Right, right, right. Since we are talking about the labs and you talked about the hands-on training of the students as well, how do you support the students for hands-on training and talk about the labs availability if there is? We have, ma'am, actually there are many types of hazards in laboratory: biohazard, chemical hazard, electronic hazard, ergonomic hazard. What you have narrate biohazard, I will explain it. Biohazard is a hazard, is a risk from microorganisms. Okay. अगर हमें जो खतरा है माइक्रोऑर्गेनिज्म से है, then it will be biohazard. All right. बायोहैजर्ड के अंदर मजीद जो है वो दो टर्मिनोलॉजीज हम लोग कोट करते हैं, बायो सेफ्टी एंड बायो सिक्योरिटी. All right. If all I right. want to save myself from microorganism, it will be bio safety. If I want to save microorganism from human being, then it will be bio security. All right. अब आपके क्वेश्चन आएगा ह्यूमन बीइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को किस तरह क्यों सेव करना पड़ेगा, Yes, yes. कि क्यों हमें इंसान को सेव करना Yes. माइक्रोऑर्गेनिज्म से समझ आती है, लेकिन माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को ह्यूमन बीइंग से हमने सेव करना True, है. true. इसको मैं अगर आपको हिस्टोरिकली बैकग्राउंड से बताऊं तो माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड एज ए बायोटेररिस्ट टूल. Okay. इसमें आपको हिस्ट्री में बताऊं तो हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है बेसिलस. इसके स्पोर्स होते हैं. स्पोर्स जस्ट लाइक होता है कि हम इनहेल कर सकते हैं, एरोसोलिक होते हैं, लेकिन इनविजिबल होते हैं, हम इसको देख नहीं सकते. Okay. Not from the naked eye. You यस, got it. फ्रॉम जी. वर्ल्ड वॉर 3 जब हुई थी इस टाइम, और उसमें जो जापानीज जो थे उनकी जो असेंबली थी, Right. नेशनल असेंबली में जो उनके जो ओपोनेंट थे, उनके ऑपोजिट जो थे, उन्होंने असेंबली के मेंबर्स में लेटर्स भेजे थे
ठीक है, और लेटर्स जैसे सबने ओपन किए तो थोड़ी देर बाद सब मेंबर्स की डेथ हो गई। ओके। जब इन्वेस्टिगेशन की गई मैं तो आपको यहाँ से मैं बताऊँ, लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट का इतना रोल यहाँ पे भी है। तो वो अनलकीली हमारे कंट्री में शायद सपोर्ट नहीं किया जाता, नहीं तो साइंटिस्ट का इतना रोल होता है यहाँ पे। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व किया माइक्रोबायोलॉजिस्ट को या साइंटिस्ट को इन्वॉल्व किया, तो हमें पता लगा कि उन हर लेटर्स में जो थे वो बेसिलस के स्पोर्स थे, ऑलराइट। जो कि जैसे उन्होंने लेटर ओपन किया वो स्पोर जो थे इनहेल हो गए, उनकी सडन डेथ हो गई। ओके। तो उसके बाद से इन स्पोर्स को थे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन बींग जो है वो एज बायो टेररिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। तो इसके बाद से जो थे वो हम बायो सिक्योरिटी भी इंट्रोड्यूस करवाई गई ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ह्यूमन बींग से सेफ रख सकें। तो इन सेफ रखने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास पीपीज होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसमें जो है वो आपके गॉन्स आते हैं, जितने हेड टू टो तक आपके गॉन होता है कवर करते हैं। डबल गॉन्स होते हैं, उसमें आपने अपने फॉरवर्ड और जो रिवर्स होते हैं पहने होते हैं। देन आपके जो है वो ग्लव्स होते हैं। N95 मास्क जो है वो आपने कहना होता है। देन गॉगल्स होते हैं, हेड कवर होता है, आपके शूज कवर होते हैं। इसके अलावा जो है वो आप मजीद जो है अगर आप बायो सेफ्टी लेवल 3 या लेवल हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई अहम मेहमान रजिस्ट्रार हैं अलाइड अस्पताल में न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर गुलाम मुहिउद्दीन साहब। उनसे ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि अवामी मसाइल क्या हैं जब वो एक मरीज जो है वो किसी भी अस्पताल के अंदर जाता है और उसको जो सिस्टमैटिकली मसाइल का सामना करना पड़ता है, यानी जो निज़ाम एक हमारा इसके अलावा जो है जिस तरह से वो चलता है, किस तरह के मसाइल का सामना उनको करना पड़ता है, उसके साथ साथ इसके अलावा हम हमने बात की प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से जो हमारी रजिस्ट्रेशन सिस्टम से एयर होती है लेकर वो भी जो फिल्टर होकर बाहर जाती है ताकि बाहर की एनवायरनमेंट को भी सेव कर सके और बाहर से एनवायरनमेंट आती है वो भी जो है वो उनका हल क्या है वो इससे पहले हमने इसके आपको अलावा हम बताया। यहाँ पे हीपा फिल्टर इंस्टॉल करवाते हैं लैब में, और मैसेजेस भी शामिल करते चलते हैं। हमारे साथ एक लिसनर जो मौजूद कि इंश्योर थे करता है हमारी जिनका मैसेज हमें आया, नाम नहीं लिखा, कोशिश किया करें नाम जरूर लिखा करें। और उसके अलावा let's discuss about the chat. सवाल ज़रूर किया करें क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए होते हैं, ये शो आपका है। तो क्योंकि आपसे जुड़े हुए मसाइल हम लेकर आते हैं तो इस प्रोग्राम में सवाल ज़रूर शामिल करवाया करें। लिसनर नाम नहीं लिखा, कहते हैं पाकिस्तान में बहुत मसाइल हैं, कौन हल करेगा? जी बिल्कुल, मसाइल की बात करें हैं तो बहुत कोशिश करते हैं उनका हल ढूंढने की। आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में हिस्सा लिया मैसेज करके। इसके अलावा हमारे साथ अब्दुल रज़ाक मौजूद थे समनाबाद से। डॉक्टर साहब से सवाल किया है उन्होंने, बताते हैं कि 6 साल का उनका बेटा था जब वो पहली बार उसको झटके लगना शुरू हुए। डॉक्टर्स ने बताया शायद मिर्गी का मसला है, और उसके बाद अब 2 साल हो गए हैं लगातार मेडिसिन चल रही है। और डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहे थे कि कितनी देर मज़ीद उनको जो है वो मेडिसिन उनके बेटे को खाना पड़ेगी। डॉक्टर साहब काफ़ी मुश्किल इलाज होता है, और ख़ास तौर पे न्यूरो के जो मसाइल होते हैं वो क्रिटिकल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये ऐसे भी नहीं कि जैसे आप बीमार हुए, बुखार हुआ, खांसी हुई तो 2 दिन मेडिसिन खाई और आप ठीक हो गए। अब्दुल रज़ाक साहब ने सवाल आपसे किया था, आपके लिए है कि कितनी देर तक अमूमी तौर पे इस तरह के मरीज़ों को मेडिसिन जो है वो खाना पड़ सकती है? इनका जो सवाल है उसके 2 पहलू बन सकते हैं। एक तो ये है कि एक मर्गी का मरीज है, जिसको एक मर्गी का मरीज लेबल कर दिया जाए डॉक्टर साहब की तरफ से, तशखीस कर दी जाए, और उसकी वजह रसोली या ऐसी चीज नहीं है। उन्हें हम ये कहते हैं कि वो 3 साल तक मेडिसिन खाएगा। ठीक है, 3 साल के दौरान अगर उसको ये प्रॉब्लम नहीं होता, फिर हम 3 साल बाद उसकी ये मेडिसिन हम टेपर ऑफ करना स्टार्ट करता है। ठीक है, 3 साल का हम ड्यूरेशन देते हैं। अगर खुदा ना खास्ता उसके 2 साल इस प्रॉब्लम के बगैर गुजर जाते हैं विद मेडिकेशन, लेकिन 2 साल बाद अचानक उसको ये प्रॉब्लम होता है, इसका मतलब है कि उसके 3 साल का पहला दिन फिर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब जहाँ तक अब्दुल रज़ाक साहब की बात है जिन्होंने समनाबाद से कॉल किया था, इनके बेटे का जो इन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है कि मुझे बाद में ये पता चला, ठीक है, कि इनके बेटे के दिमाग में रसोली है, और डॉक्टर साहब ने कहा है उस टाइम
2 साल पहले के जब ये 15 से 16 साल का हो जाएगा तब सर्जरी पॉसिबल हो सकती है। मेरा इनको ये मशवरा है कि 2 साल से मेडिसिन ले रहे हैं, बच्चा 8 से 9 साल का हो गया हुआ है, आप दोबारा अपने ही मॉलेज के साथ जिन्होंने पहले इनको ये एडवाइस दी थी, जिनको उन्होंने दिखाया था, या फिर अलाइड हॉस्पिटल में सोमवार या जुमेरात वाले दिन न्यूरो सर्जरी हमारी ओपीडी होती है, हमारी डिपार्टमेंट की ओपीडी होती है, ठीक है, हमारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वहाँ बैठे होते हैं। जितना सारा पुराना रिकॉर्ड है वो लेके आए, क्योंकि 2 से 3 साल के अंदर बीमारी अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है। बिल्कुल ऐसे ही वो बढ़ सकती है, वो कम हो सकती है, ठीक है। उस हिसाब से हो सकता है कि हम इनके दोबारा इन्वेस्टिगेशंस करवा के अपना जो डिसीजन उस टाइम दिया गया था वो रिव्यू किया जा सकता है। ठीक हो गया। अब्दुल रज़ाक साहब, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, आमतौर पे जब पेशेंट्स अस्पतालों में जाते हैं, खासतौर पे ओपीडीज में जाते हैं, तो जो स्पेशल डेज होते हैं, जिस तरह अब ये नहीं पता होता आम रूटीन में पेशेंट को, एक तो जो वो होते हैं जो रेगुलरली जा रहे होते हैं किसी स्पेसिफिक डॉक्टर के पास, उनको पता होता है हमने कहाँ पे जाना है, कौन सा डॉक्टर किस दिन बैठता है। लेकिन बहुत सारी बड़ी तादाद ऐसी होती है जिनको नहीं पता होता कि वो जाते हैं वहां पे जाके फिर कहते हैं जी आज डॉक्टर साहब नहीं मिले, और चक्कर भी पड़ गया, किराया लगा के भी गए और इतना लंबा सफर करके भी गए। मैं चाहूंगा कि आप सीधा जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके हवाले से अगर हमारे सामाइन को बता सकें, खासतौर पे अलाइड अस्पताल 1 में, कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो ओपीडी में कौन कौन से दिनों में मरीज वहां पे जा सकते हैं और सीनियर डॉक्टर्स उनको मिल सकते हैं जी। उसमें ऐसा कर सकते हैं आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऐसे आपका। इसमें हमें डेली पे जब भी हम ओपीडी में होते हैं या डिपार्टमेंट में होते हैं तो हमें ये पेशेंट्स के अटेंडेंस की तरफ से हमें ये फेस करना पड़ता है, ये ओपिनियन के डॉक्टर साहब मैं अब आया हूँ चेक करवाने आपको, मुझे तो लेकिन पथरी है, ठीक है, अब मैं कल दोबारा आऊँ, परसों दोबारा आऊँगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ अभी कि आप अपने लिसनर से ये कहें कि कॉपी पेंसिल ले लें, ये उस दिन। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही कहूंगा कि कॉपी पेंसिल ले लें, और क्योंकि खुदा ना खास्ता किसी भी वक्त कोई भी मसले का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो ज़रूरी है कि जब आप हॉस्पिटल का रुख कर रहे हों तो आपको पता हो कि आपने ख़ास तौर पे अगर आपके पास इतना मार्जिन है कि आप इंतज़ार कर सकते हैं मखसूस दिन का, तो आप उसी दिन जाएं ताकि आपको आपका जो स्पेसिफिक डॉक्टर है वो भी वहाँ पे अवेलेबल हों, और आपकी जो मेडिसिन जिस तरह से आप चाह रहे हैं, जो आपकी सेटिस्फेक्शन होती है जिस डॉक्टर से, वो आपको अवेलेबिलिटी में आ जाए। सर प्लीज़। हमारी जो स्पेशलिटीज़ हैं, जनरल सर्जरी, ठीक है, ये हमारे 6 days a week जी, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। मेडिसिन मंडे टू सैटरडे। स्किन स्पेशलिटी जो है वो मंडे और थर्सडे को नहीं होती, ठीक है। स्किन की अगर आपको स्किन का प्रॉब्लम है, अल्लाह ना करे आपको या आपके जाने वाले को, तो वो कहे जी मैं मंडे को हॉस्पिटल जा रहा हूँ जी, फोन पे आप बात कर रहे हैं, आप उन्हें मना करें कि वापस आ जाए, ठीक है, आप मंडे और थर्सडे को ना जाए, बाकी डेज पे से। न्यूरो सर्जरी, ठीक है, वो मंडे और थर्सडे को 2 दिन होती है, 2 दिन मिलेगी आपको। न्यूरोलॉजी वो भी मंडे और थर्सडे को। न्यूरोलॉजी के अंदर अगर मैं सिंपल फास्ट में बताऊं तो फालिज का अगर मरीज है, लकवे का मरीज है, झटके का मरीज है, मुर्गी लगती है उसको, वो मरीज है, पट्टों का मसला है कुछ, ठीक है, तो आप न्यूरोलॉजी में मंडे और थर्सडे को जा सकते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे गुर्दों से रिलेटेड मसाइल। गुर्दे हैं, पथरी, एक है गुर्दा फेल हो गया, एक है गुर्दे में पथरी बनी, ठीक है, मसाने का मसला, पेशाब का मसला है, ठीक है। फिर आपने जाना है यूरोलॉजी के अंदर, और वो होती है वेडनेसडे और सैटरडे, ठीक है, वो 2 हफ्ते वाले दिन, ठीक है। अब है हड्डी से, ऑर्थो से रिलेटेड, हड्डी का मसला है, कोई भी जोड़ का मसला है, हड्डी टूट गई है, उसकी कोई सर्जरी होनी है, ठीक है, कुछ भी ऐसा मसला है, चूल्हे का मसला है, चूल्हे में दर्द होता है, ठीक है। फिर आपने जाना है मंगल और जुमे वाले दिन। ठीक हो गया। मेरा ख्याल है कि काफी सारे डिपार्टमेंट्स हमने क्लियर भी कर दिए हैं और कवर भी कर लिए हैं। उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स जो हैं उनके लिए ये मालूमात जो है वो इंतहाई मुफीद होगी। डॉक्टर साहब, अगर मरीजों से हट के हम हॉस्पिटल के सेटअप की बात करें, और उसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है डेफिनेटली डॉक्टर्स चला रहे हैं, पैरामेडिक्स चला रहे हैं, नर्सेज होती हैं चला रही होती हैं। अमूमी तौर पे जब बर्डन की बात की जाती है तो एक रेशो निकाली जाती है कि जी कितने पेशेंट्स के लिए कितने डॉक्टर या कितनी नर्सेज अवेलेबल होनी चाहिए। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो उसके मुताबिक तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। अभी हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे तो मेरा ख्याल है कोई मतलब खासा बड़ा डिफरेंस है अगर आप फिगर्स की बात करें तो। सर, आप
क्या समझते हैं किस तरह से ये मसला सॉर्ट आउट हो सकता है? क्या सिर्फ एचआर की कमी है या फैसिलिटीज की भी उतनी ही कमी आप फील करते हैं कि मरीज इतने ज्यादा आ जाते हैं कि आप उनको फैसिलिटेट प्रॉपर नहीं कर पाते? मैं आपको बताऊं, हमने जब प्रोग्राम स्टार्ट किया था मैंने आपको एक रेफरल सिस्टम बताया था। इसमें हम दोनों की तरफ से पार्ट है। एक पार्ट है आवाम की तरफ से, एक है पब्लिक की तरफ से। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट आ गई आपकी, आपके डॉक्टर्स आए हैं, आपके घर में स्टाफ है, इनकी तरफ से ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट है। अब रेफरल सिस्टम को अगर हम हमारी पब्लिक, हमारे लोग अगर फॉलो करेगी, ठीक है, तो वो जो आप रेशो की बात कर रहे हैं कि वो रेशो खुद ब खुद बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपका खांसी जुकाम वाला जो इस तरह वो स्टेप बाय स्टेप पेशेंट मेंटेन हो रहा है, मैनेज हो रहा है वहाँ पे, और जो आपको टर्शियरी केयर सेंटर पे पेशेंट आ रहा है वो फिल्टर होके आ रहे हैं, वही आ रहा है जिसको स्पेशलिस्ट की जरूरत है। ठीक है, आप अगर मैं कहूँ कि अमला कम है, वो खुद ब खुद बेहतरी आने स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और बाकी जहाँ तक फैसिलिटीज की बात है वो है कि डिवीजन के अंदर जब आपके टर्शियरी केयर सेंटर्स महदूद होंगे, ठीक है, इसमें क्या आप हेल्दी अपनी डाइट्स लें, पेशेंट्स आप कम बने। बिल्कुल ऐसे ही है सर। हमें एक मैसेज आया है, लिसनर का नाम नहीं लिखा, लेकिन पूछते हैं, सवाल ये है कि शुगर कंट्रोल करने का क्या तरीका है? शुगर कंट्रोल, मैं इनसे पहले तो ये कहूँगा मेरा डिपार्टमें ये नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज की बुनियाद पर, अमूमी तौर पे अमूमी जो चीजें हैं, बिल्कुल मैं आपको सबसे बेस्ट एक चीज़ बताता हूँ, बल्कि मैं आपको एक एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर करते हैं। 3 से 4 साल पहले की बात है, मैं कॉन्फ्रेंस पे बैठे हुए थे, वहाँ पे कराची से, सिंध से एक डॉक्टर साहब आए हुए थे जो कि हमें प्रेजेंटेशन दे रहे थे डायबिटिक फुट, मतलब शुगर की वजह से जो हमारे पैरों पे जख्म बन जाता है। बिल्कुल ऐसे उसके स्टेजेस होती हैं। उन्होंने हमें एक पिक्चर दिखाई जो कि एडवांस स्टेज की थी, और उन दिखाते हुए उन्होंने अपने एक बात की, कहते ये मैं प्रेजेंटेशन एक फॉरेन प्लेटफॉर्म पे दे रहा था, और वहाँ के जो पार्टिसिपेंट्स थे दे वर शॉक टू सी, कि उन्होंने देखे हैरानी हुई कि आपके मुल्क के अंदर ये स्टेज इतनी ज्यादा आम हो जाती है। ठीक है, बेसिकली बाहर फॉरेन कंट्रीज जिसकी हम उठते बैठते बात करते हैं, हम बहुत मुतासिर हैं उन लोगों से। बिल्कुल, ठीक है, बेसिकली वो मेडिसिन को लास्ट पे रखते हैं, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को, जिंदगी में तब्दीलियों को, खुराक में, एक्सरसाइज को पहले रखते हैं। अच्छा, हम उल्टा चलते हैं, हम करते हैं कि यार अच्छा कोई नहीं खाया, 2 गुलाब जामुन ज्यादा खा लें तो 1 गोली ज्यादा खा लेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, इनका जो जवाब है वो मेरे इस बात में छुपा हुआ है। अगर ये शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो मेरा ये मशवरा है कि एक्सरसाइज से अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जाए। ठीक है, फास्ट फूड, आपके कोल्ड ड्रिंक्स, कैलोरी इनटेक, शुगर इनटेक और साथ एक्सरसाइज, इसको स्टार्ट करें, उसके फिर देखें क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं, फिर मेडिकेशन की तरफ से। बिल्कुल सही हो गया। सामीन, आप सुन रहे हैं दी जर्नल विद अहमद बिलाल। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन साहब, जो कि रजिस्ट्रार हैं अलाइड अस्पताल में न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के। उनसे हम ना सिर्फ जो अवामी मसाइल होते हैं अस्पतालों के अंदर उन पे बात कर रहे हैं, और उनके शोबे के हवाले से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी के हवाले से आपको जो जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है। मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। आप हमें कॉल कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि जब ब्रेक होती है तो कॉल उस दौरान किया करें। उसके अलावा आपके पास मैसेज और व्हाट्सएप का ऑप्शन मौजूद होता है। हमारा राब्ता नंबर है 0334 1966 966। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से मज़ीद जानेंगे कि हेल्थ सिस्टम जो है उसमें बेहतरी की कितनी गुंजाइश मौजूद है। और अमूमी तौर पे हम मिसाल देते हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उन्होंने बहुत अच्छा हेल्थ सिस्टम बनाया हुआ है। मैं डॉक्टर साहब से जानना यही चाहूँगा ब्रेक के बाद कि उनकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, क्योंकि आम तौर पे जो हमने सुना है वो यही होता है कि जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं और आपको इस तरह के खुदा न खास्ता कभी सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ता है तो आपको तवील टाइम दिया जाता है, वक्त दिया जाता है कि आप इतना इंतज़ार करें, उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट होती है, उसके बाद आपको टाइम मिलता है। और हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो कि बाहर से पाकिस्तान वापस आ जाते हैं सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पे फौरी तौर पे इलाज की सहूलत जो है वो मिल जाती है। आप किसी भी टाइम 24 घंटे के अंदर किसी भी अस्पताल के अंदर जो है जब आप जाते हैं तो आपको फौरी तौर पर ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो इस हवाले से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। और आप
आज के टॉपिक के हवाले से, जो कि सरकारी अस्पतालों के अंदर फैसिलिटीज़ और सिस्टम के हवाले से है कि किस तरह से सरकारी अस्पतालों के अंदर निज़ाम चलता है और उसमें मसाइल का हल क्या है, एक सिस्टमेटिकली चीज़ें जो हैं वो किस तरह से चलती हैं, आपके लिए वहाँ पे क्या सहूलियात मौजूद हैं, आप किस तरह से आसानी से वो तमाम तर सहूलियात हासिल कर सकते हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहें द जर्नल विद अहमद बिलाल, वेव FM 96.6 पर। Challenges and opportunities that are available. What are some of the biggest challenges that your department you think it faces? मैम फर्स्ट चैलेंज है इस एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। Okay. एक्चुअली सैंपल प्रिसिजन और एक्यूरेसी इन टर्म में कि हमने सैंपल कलेक्शन की जो है, जब सैंपल Right. प्रोसेसिंग है हम उसकी करें, जी। हर प्रोटोकॉल में हमारे पास जो है वो एक डिज़ाइन जो होता है एक्यूरेट वॉल्यूम होता है। Okay. अगर हम उस वॉल्यूम, मैंने वॉल्यूम लाइक मैं आपको प्रोसीजर कर रही हूँ कोई भी ब्लड कलेक्शन का, उसमें मैंने 0.2 माइक्रोलीटर जो है वो ब्लड जो है सैंपल पिक करना है। Right. अगर मेरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जो है प्रिसाइज नहीं है, वो एक्यूरेट नहीं है, वो कैलिब्रेटेड नहीं है, तो मैं सैंपल प्रोसेसिंग जो वो प्रोसीजर 10 दफ़ा करूँ, मेरा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ सकता। तो सबसे जो है यहाँ पे हमारी जो चैलेंज हमें यहाँ पे आता है वो आता है प्रिसीजन का और एक्यूरेसी का। Right. Right. इसी वजह से अगर हम मैन पावर को AI से या रोबोटिक सिस्टम इनसे रिप्लेस कर दे तो काफ़ी हद तक जो है वो हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। So, what do you think? What are some of the biggest challenges that Department of Medical Laboratory Sciences faces today? चैलेंजेस आर एवरीवेयर, डिफरेंट चैलेंजेस। हम सबसे पहले आपको बताया हमारे स्टूडेंट्स को आते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस के, वर्कशॉप प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। Yeah. हम स्टूडेंट्स को बताइए, लैब में हम बताइए जाए कि हम लोग जो है वो CBC काउंट ऐसे कर सकते हैं, CBC काउंट ऐसे कर सकते हैं, इसमें हम ग्राम स्टेनिंग इस तरह कर देंगे, ZN स्टेनिंग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, जिम्सा स्टेनिंग हम इस तरह कर सकते हैं। ये मैं बच्चों को ये सब प्रोटोकॉल मैं 10 दफ़ा बताऊंगी और उसके बाद बच्चों को एक दफ़ा उनको परफॉर्म करके दिखाऊंगी, या तो बच्चे अपने हाथ से करेंगे, तो ये जो है वो डिफरेंट चीज़ है। मैं एक प्रोटोकॉल 10 दफ़ा बच्चों को याद करवाऊंगी, इसमें ये ऐड करना है, इसमें ये ऐड करना है, इसमें ये ऐड करना है, ये सब मेमोराइज करवाना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा बनस्बत जब मैं बच्चों को खुद बताऊं। जब बच्चे अपने हैंड्स प्रैक्टिस करेंगे वो खुद ढूंढेंगे, अच्छा ये वाला केमिकल ये था, अब मैंने ये ऐड करना है, यहाँ पे ये क्रिस्टल वॉलेट था, क्रिस्टल वॉलेट ऐड किया, देन मैंने इसको 5 मिनट्स के लिए रखना है, अब मैंने आयोडीन ऐड करनी है, अब मैंने जो है वो अल्कोहल ऐड करना है। जब तक बच्चे हैंड में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है लेबोरेटरी में बच्चे जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकते। Right. और एक बच्चा देखो, देखें हम पाइप, मैं उसको बता रही हूँ पाइपटिंग करनी है, पाइपटिंग बच्चे ने पाइपेट देखी नहीं है, तो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का। Right. Right. कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो बच्चों को अवेलेबल होनी चाहिए, बच्चों को जहाँ पे बच्चे जो है वो जितनी प्रैक्टिकल्स कर सके, जितना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सके, जितना जो है वो अपने जो थ्योरी है उसको क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में नहीं लेके आएंगे, तब तक बच्चे जो है वो एक प्रोफेशनल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट नहीं बन सकते। Okay. Okay. Right. 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 बट हम फिर भी ट्राई करते हैं, हम इस चैलेंजेस को भी ओवरकम करने की कोशिश करें। हम डिफरेंट जो है वो लेबोरेटरी में स्टूडेंट्स को, डिफरेंट लेबोरेटरी पर्सनैलिटीज, लेबोरेटरी मैनेजर्स जो हैं या उनके सुपरवाइजर जो हैं उन्हें इनवाइट करते हैं ताकि वो अपने जो हैं वो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं जो हमारे पास अगर नहीं भी हैं तो वो लेके आए, तो स्टूडेंट्स को कम से कम स्टूडेंट्स को पता हो कि मैं थर्मोसाइक्लर की बात करी, थर्मोसाइक्लर दिखता कैसे है। Right. तो ये चीज़ें जो है हम ट्राई करते हैं कि स्टूडेंट्स में जो है ये जो गैप है जो परफॉर्मेंस का और जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के दरमियान जो गैप है हम उसको जो है वो ओवरकम कर Minimize सकें। करें. Right. 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 I would like to know that what opportunities are existing for the collaboration with other departments, or let's say other research institutions or hospitals. Ma'am, I have already told you medical laboratory science is a vast field which cover different areas of medical laboratory. Yeah. Like we can work in collaboration with biotechnology, Okay. biochemistry, Right. molecular biology, molecular genetics, physiology, also histology. Okay. We have many collaboration with different labs. Okay. Recently, we have signed MOU with the Chugtai. Okay. Okay. We used to send our students in the Chugtai lab for internship. Oh, okay. Also, we used to send our students in Medina Teaching Hospital, where we have a very, very equipped lab. All right. All right. All right. Thanks a lot, Taiba. I would like to know that what
message you have for the prospective students, and who do you think should be joining the field of medical laboratory sciences? Ma'am, actually medical laboratory field is an invisible force Okay. healthcare team. Okay. मतलब जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स हैं, Yeah. ये इज जस्ट लाइक अ टीम जो इनविजिबल होती है. Okay. हमने जस्ट डायग्नोसिस करना होता है और डॉक्टर तक जो हमारा वो डायग्नोसिस भेज दिया जाता है. Right. हमारी टीम जो है वो मेन रोल प्ले करती है हेल्थ केयर में, लेकिन ये एक इनविजिबल फोर्स है. Right. ठीक है, जो बिहाइंड द सीन जो होती है हमारी वर्क कर रही होती है. और इसके अलावा इसकी बैक के अलावा जो है वो जो हमारे डॉक्टर हैं वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते. Okay. Okay. ये हमारा Right. जो है Yeah. मैं यही पैगाम दूंगी सब स्टूडेंट्स का भी यही होगा कि हम ज्वाइन करें टू बिकम एन इनविजिबल फोर्स. Okay. Okay. Thank you so much for coming in, for taking out the time and highlighting the department and reflecting that there is invisible force due to which people are getting successful diagnosis and getting treated. Thank you. Thanks a lot. थैंक यू. Thank you all for joining in with this episode, and inshallah we'll see you next time in another episode with another shining star of TOF. Thank you all. Hello and Assalamualaikum. Welcome to another episode of Knowledge Connect, in which we'll be unraveling pathology and we'll be taking insights from the expert. In this episode, we spotlight the Department of Medical Laboratory Sciences. We'll be exploring its role in healthcare, the common misconceptions associated with it, and career opportunities for the lab professionals. Our guest today is Ms. Taiba Jamil, who is a microbiologist by profession. ब्रेक के बाद and the एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. आपकी कॉल्स का सिलसिला जो है वो जारी है ब्रेक के दौरान, और आपके मैसेजेस भी मौसूल हो रहे हैं हमें, उसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं. डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन साहब, जो कि अलाइड अस्पताल में न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रार हैं. उनसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे न्यूरो सर्जरी और न्यूरोलॉजी के डिफरेंस के हवाले से, और इस दौरान कौन कौन से सिम्टम्स ऐसे होते हैं और जिनकी बुनियाद पे आप फैसला कर सकते हैं कि आपने दोनों में से किस डिपार्टमेंट के डॉक्टर को चेकअप करवाना है. उसके अलावा हमारे साथ कुछ कॉलर्स मौजूद हैं, वो भी शामिल करते जाते हैं. शाहिदा अशरफ हमारे साथ मौजूद थी गुलाम मोहम्मदाबाद से. आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हिस्सा लिया. उनका सवाल था डॉक्टर साहब से, कहती हैं हार्ट की पेशेंट हैं, उसके साथ साथ शुगर का मसला है, और ख़ास तौर पे जब सुबह के वक्त उठते हैं तो चलना मुश्किल हो जाता है, सांस फूल जाती है. इस हवाले से भी बात करेंगे. उसके अलावा एक हमारे साथ कॉलर मौजूद थे, नाम नहीं बताया, कहती हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है. उसके अलावा रीढ़ की हड्डी का मसला पूछ रहे हैं कि ख़ास तौर पे बेंडिंग क्यों हो जाती है कमर में जब एज ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने ये भी पूछा है कि रीढ़ की हड्डी में अगर मसला हो तो जो दर्द टांग में शिफ्ट हो जाता है उसके साथ साथ वो क्यों होता है. डॉक्टर साहब, दोनों सवाल आपके सामने हैं, मैं चाहूँगा कि आप शॉर्टली दोनों का जवाब दे दें, दोनों लिसनर्स का. पहला क्वेश्चन था सांस फूलने वाले जो हमारे लिसनर हैं जो गुलाम मोहम्मदाबाद से थे, वो हार्ट पेशेंट हैं. मेरा इनको ये मशवरा है कि अगर उनको इस सांस की तकलीफ फूलने वाली पहले से ज़्यादा हो, ठीक है, मेरा डोमेन नहीं है लेकिन मैं थोड़ा गाइड कर सकता हूँ, जिस वजह से उन्होंने कॉल भी किया है, कि अपने कार्डियोलॉजिस्ट को फ़ौरन दिखाएं. अगर पहले 10 कदम पे उनका सांस फूल रहा था और अब उनका सांस 5 कदम पे फूल रहा है, इसका मतलब है कि उनको कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना. कुछ और हो सकता है टेस्ट, और उनका हार्ट हो सकता है वीक हो रहा हो. बिल्कुल ऐसे ही है. ठीक है, उनको फौरन का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए और अभी 1 आध दिन 3 दिन 4 दिन इसके अंदर उनको लाजमी दिखाना चाहिए. बिल्कुल ठीक है सर. दूसरा था कि एक तो कमर का बेंडिंग क्यों हो जाती है टाइम के साथ साथ, और दूसरा उन्होंने पूछा था कि टांग में जो दर्द चला जाता है, खासतौर पे जब स्पाइन का इश्यू होता है, अमूमी तौर पे देखा जाता है पेशेंट्स के अंदर कि वो दर्द जो है वो टांग में दाएं में या बाएं में शिफ्ट हो जाता है. एक तो वो शैटिका गालबन उसको कहते हैं. क्या ये इसका ताल्लुक बराह रास्त फिर आपकी रीढ़ की हड्डी से ही होता है, और इसका हल सर क्या हो सकता है? पहले तो इनका मैं बताऊं, जब लिसनर आपको कॉल करके आपको क्वेश्चन दे रहे थे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे लिसनर. बिल्कुल. तो
जो एज के फैक्टर है हमारा एक सबसे बड़ा एज फैक्टर है, जिसकी वजह से आपकी सारी जिंदगी, आपका जो बॉडी फ्रेमवर्क है, जो स्पाइन है, कमर है, वो आपको बोझ उठाती है। अगर आप उसकी हिफाजत नहीं करेंगे, उसको मजबूत नहीं करेंगे, ठीक है, वो बैंड होना स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल ऐसी एज के साथ। ठीक है, ठीक है, ये होगा इनका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा है पेन। एक कमर का जो पेन है, टांग में जाता है, एक में चला गया है, दूसरी में चला गया है, दोनों में चला जाता है, सुनपन आ जाता है टांग में, ठीक है, करंट की तरह दर्द जाता है, ठीक है। मरीज कुछ कहते हैं कि हम चलते हैं तो फिर दर्द होता है, कुछ कहते हैं हम बैठते हैं तो दर्द होता है, ठीक है, कुछ कहते हैं लेटने पे दर्द होता है। मेरा उनको ये मशवरा है कि ये शैटी का कोई ये डिस्क का इशू हो सकता है, ठीक है, स्पाइन का इशू हो सकता है, कि अपने न्यूरोसर्जन डोमेन में ये आता है, ये प्रॉब्लम उनको लाजमी दिखाएं। ठीक हो गया। ठीक है, वो बेहतर समझेंगे कि आपके एक्सरे करवाने हैं, ठीक है, या आपका एमआरआई होगा। जो भी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर जो ऑन स्पॉट आपको देखेगा, उसके डिसीजन के साथ ट्रीटमेंट दें, उसको फॉलो करें। ठीक हो गया। एक और लिसनर हमारे साथ सर मौजूद हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे गर्दन के पट्टे बहुत दर्द करते हैं, प्लीज़ इनकी कोई अच्छी सी दवाई बता दें। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब आप किसी भी मर्ज़ का इलाज चाह रहे होते हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। अगर आप आम रूटीन में किसी को सिर्फ एक चीज़ बता के मेडिसिन पूछने की कोशिश करते हैं तो उसमें गलती का चांस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब तक आपकी बीमारी की वजह डायग्नोज नहीं हो जाती, अब आपके पट्टों का मसला कमज़ोरी की वजह से भी हो सकता है, कोई और अमूमी वजह भी हो सकती है, या कोई ख़ास वजह भी हो सकती है जिसके लिए कोई टेस्ट ज़रूरी हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप, क्योंकि डॉक्टर साहब ने आपसे कुछ देर पहले अपने मखसूस दिन बताए थे कि वो किन किन दिनों के अंदर उनका डिपार्टमेंट जो है वो फ़ाल होता है ओपीडी के अंदर, अलाइड अस्पताल के अंदर, तो मैं चाहूँगा कि आप अगर वहाँ पे विज़िट कर लें उनको और वहाँ पे जाके अपने तमाम तर चीज़ें बताएं, तमाम तर मसाइल बताएं कि किस वजह से, कब से आपको ये मसला चल रहा है, तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपको जो है वो गाइड कर सकते हैं। सर, आम रूटीन में जैसे ये हमारे लिसनर हैं, इन्होंने एक मसला बता के और चाहा कि इस तरह, अच्छा, हमारी एक अमूमी प्रैक्टिस ये होती है कि हम एक दूसरे की तरफ देख के मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसको इस चीज़ से फ़र्क पड़ा तो हम भी वही चीज़ लें। कितना नुकसानदेह होती है ये चीज़। हमारी जो पब्लिक है उनको ये पता है कि एमबीबीएस जो डॉक्टर है वो 5 साल में बनता है। बिल्कुल, 5 साल बनता है, 1 साल वो हाउस जॉब करता है, उसके साथ 5 साल या 4 साल या 6 साल वो आगे स्पेशलाइज देखता है जिसके अंदर उसने जाना है। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे मेरा न्यूरोसर्जरी है और हमने एमबीबीएस 5 साल के बाद हाउस जॉब, उसके बाद 5 साल हमने डिपार्टमेंट में सर्व किया, हमने सीखा है, बेसिकली लर्न किया। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अब ये जो है सीना बसीना चलना, इधर से देखा उसने ये दवाई खाई है पट्टों के दर्द के लिए, मैंने भी वही खा ली। अब जो भाई जो लिसनर हैं जिन्होंने कहा कि मुझे पट्टों में दर्द होता है और मुझे कोई मेडिसिन बता दें, मेरा पहला इनसे ये होगा, हिस्ट्री में बहुत क्वेश्चंस होते हैं, पहला ये होगा कि क्या आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है या नहीं रहता, कभी आपने चेक करवाया है या नहीं करवाया, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, जो पेशेंट से हम सवाल जवाब करते हैं, ठीक है, हम सवाल जवाब करने के बाद हम एक डायग्नोज की तशखीस की तरफ जा रहे होते हैं, हम शॉर्ट लिस्ट कर रहे होते हैं। अब लिस्टर ने कहा मेरे पट्टे में दर्द है, ठीक है, अब मेरे एक 20 या 15 डिजीजेस की एक लिस्ट मेरे माइंड में आ जाएगी। अब उसको मैंने शॉर्ट करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्वेश्चंस पूछ के मैंने 15 निकाल देने हैं, 15 मैंने रख लेना है, ठीक है। फिर उसका मैंने मुआयना करना है, मरीज को देखना है, इसका वजन ज्यादा है, इसकी चेहरा कैसा है, कोई हो सकता है कोई इंजेक्शन यूज करता हो, कोई मेडिसिन का हो, कुछ इस तरह के मामला देख। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर मैंने वो 10 में से भी कुछ चीजें और लिस्ट से निकाल देनी, ठीक है। फिर जब मेरे पास 2 या 3 चीजें रह जाएंगी, वो फिर बेस करती हैं टेस्ट के ऊपर, ठीक है। इनके मैंने सीबीसी करवा ली है, एचबी लोग कहते हैं जी, एचबी और सीबीसी का नाम इसलिए लिया है कि लोगों को बहुत पता है बिल्कुल इन दो लफ्जों के बारे में, सीबीसी और एचबी है, खून की कमी हो इस तरह, बिल्कुल, ठीक है। मैं कुछ टेस्ट करवा लूंगा, टेस्ट से मेरे पास एक बीमारी निकल आएगी, ये इसको प्रॉब्लम है, अब ये इसका ट्रीटमेंट है। अब ये इतना कुछ जब चल रहा है डॉक्टर के पास एक माइंड में 1 से 1.5 मिनट के अंदर, ठीक है, और डॉक्टर फिर आपको सारा कुछ करना है 1.5 मिनट बाद आपको कहता है कि इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, ठीक है, और वो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन से हमारे पब्लिक परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो मेरा तो ये है कि हमें सेल्फ मेडिकेशन, खुद से मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, ठीक है। अब आपके दोस्त हैं, उसको पट्टों का प्रॉब्लम है, आपको भी हो सकता है उनको सिंपल वीकनेस हो, उन्होंने कोई 1 हफ्ता बहुत ज्यादा काम की है, स्ट्रेस में रहे हैं, आपको हो सकता है बीपी की वजह से हो। बिल्कुल ऐसे ही, कोई भी वजह हो सकती है। सर, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे प्रोसीजर के हवाले से कि अस्पतालों के अंदर जो एक पेशेंट के लिए प्रोसीजर होता है, एक सिस्टम बना होता है, अमूमी तौर पे
रात के हवाले से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि रात को अगर आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है अस्पताल जाने की, तो समझा ये जाता है कि जी इस टाइम तो सीनियर डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं होंगे। सर, क्या सब अवेलेबल होते हैं उस टाइम भी? इस कॉन्सेप्ट को मैं चाहता हूँ आप जाहिर कर दें आज जाहिर कर रहे हैं जी। हमारा एक सिस्टम है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हमारा सिस्टम जो है ना वो रेफरल सिस्टम पे बेस करता है। इसी तरह हमारी हॉस्पिटल के अंदर जो वर्किंग है वो भी एक सिस्टम पे बेस करती है। ठीक है, जहाँ से हाउस ऑफिसर से लेके ठीक है, हाउस ऑफिसर से लेके हमारे जो प्रोफेसर्स होते हैं उन पे बेस करती है, लेडर वाइज, स्टेप वाइज, सीढ़ी वाइज। आप रात को अल्लाह ना करे फैसलाबाद सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद शहर के अंदर अगर अल्लाह ना करे किसी को रात को इमरजेंसी होती है, ठीक है, मेरी एडवाइस ये होगी कि वो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल का ही विजिट करें, लाइक एलाइड हॉस्पिटल, लाइक एलाइड हॉस्पिटल 2, जनरल हॉस्पिटल गुलामंदाबाद, अपनी बीमारी को, अपने मसले को देखते हुए। बिल्कुल ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अब न्यूरो सर्जरी है, डोमेन है मेरा है, इसकी मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ। खुदा ना खास्ता रात को 2 बजे को एक्सीडेंट हो जाता है, बिल्कुल दिमाग में चोट आ जाएगी, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, ठीक है, वहां पे न्यूरो सर्जन अवेलेबल होगा, बिल्कुल ऐसे ही है, वो घर होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो है उसको बुलाएंगे, वो 5 मिनट में आ जाएगा, वो एक सेपरेट इशू है, वो एक सेपरेट आर्गूमेंट है, ठीक है। लेकिन हम बात करें अवेलेबिलिटी उस टाइम अवेलेबिलिटी पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर आपके जनरल सर्जन, आपके मेडिकल स्पेशलिस्ट, ठीक है, आपके न्यूरोसर्जन्स, आपके आई डॉक्टर, आई डिपार्टमेंट, ठीक है, यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, ये आपको नेफ्रोलॉजिस्ट, डायलिसिस की इमरजेंसी किसी को जरूरत है वो भी आपका नाइट टाइम पे उस टाइम हो सकता है। डिसाइड किस डॉक्टर ने करना है कि इसको जरूरत है या नहीं, वो भी फैसिलिटी, वो डॉक्टर जो वहाँ बैठा हुआ है वो इतना कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से अवेलेबिलिटी है, ठीक है, तो क्या एक वर्क फोर्स ना 10 बंदे हैं, आप पूरा हफ्ता 10 बंदे नहीं लगा सकते, बिल्कुल ऐसे ही है, आपने 4-5 रोटेशन लगाना होता है, ड्यूटी रोस्टर बनाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे यहाँ तक है हमारे ड्यूटी रोस्टर के अंदर कि अगर आपको प्रोफेसर साहब को भी इन्वॉल्व करना पड़ रहा है तो आपने करना है, क्योंकि पेशेंट सबसे जरूरी है, बिल्कुल ऐसे ही है। सर, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, मैं चाहूँगा कि आज का समाप्त करते हुए, क्योंकि आपने मसाइल की भी बात की, वसाइल की भी बात की, मैं चाहूँगा कि कौन से ऐसे 3 फैक्टर्स हैं या 3 ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनमें आप हेल्थ सिस्टम में चाहेंगे कि मज़ीद बेहतरी आ जाए, या जिसमें ना सिर्फ डॉक्टर्स को भी सहूलत हो जाए और पेशेंट्स को भी सहूलत हो जाए। मैं अगर 3 तक रहूं तो मुझे नहीं पता मैं रह सकता हूं या नहीं रह सकता। मेजर 3 बता सकते हैं। तो मैं जो हमें पब्लिक की वजह से जो हमारा ओपिनियन, जहाँ से हमारा ये टॉपिक था ओपिनियन पब्लिक का कैसा है, ठीक, एक तो मैं ये चाहूँगा यहाँ पे जो चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हम कोई शॉपिंग पे जाते हैं, मोबाइल लेना है किसी ने घर में, तो यार एनू मोबाइल का पता है, एनू ले जाओ। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। खातून है, शॉपिंग होनी है, इसको कपड़ों का पता है, इसको ले जाओ। हॉस्पिटल जब हम आते हैं तो हम जो समझदार बंदा होता है उसको नहीं लेके आते, बिल्कुल ऐसे ही है। हमें ये बहुत प्रॉब्लम, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम है। हम जो बात समझा रहे हैं, पेशेंट है वो तो दर्द में है, वो कितनी समझ जाएगा बात हमारी, वो 5 मिनट बाद भूल जाएगा। इसलिए एक चीज है यहाँ पे कि वो साथ अपने को ऐसा घर का फर्द लेके आए, ठीक है, जो बात समझे, ठीक है, हम जो समझाएं ये टेस्ट करवाने हैं, ये मेडिसिन यहाँ से लें, ये लें, ऐसे करें, वो करें, ठीक है। ये और आज जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है उसमें आईडी कार्ड और बेफॉर्म, अपना पेशेंट, आपको अपना प्रॉब्लम है, अपना आईडी कार्ड लेके आए, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और हमारे साथ ताउन करें, हम आपके लिए ही बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। हम सुबह उठ के जाते हैं, आपके लिए जाते हैं ड्यूटी पर, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर, आपका बहुत शुक्रिया। आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे लिए भी नई थी जो आपने बताई हैं, और डेफिनेटली सुनने वालों को भी बहुत कुछ आज सीखने का मौका मिला होगा इस प्रोग्राम से। आपने खुसूसी तौर पे वक्त निकाला हमारे लिए अपनी मसरूफियत में से, आपका बहुत शुक्रिया। सामीन, हेल्थ सिस्टम हमारा ना सिर्फ बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी के साथ साथ हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियां बनती हैं, और ख़ास तौर पे जब अस्पताल के अंदर हम जाते हैं, खुदा न खास्ता कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है,
तो सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि हम ना सिर्फ सिस्टम को फॉलो करें बल्कि सिस्टम के हवाले से पहले जान लें कि किस तरह से सिस्टम काम करता है। क्योंकि अगर वहाँ पे जाते हैं, ख़ास तौर पे जो सरकारी अस्पतालों के अंदर जब हम जाते हैं, तो हमारे ही जैसे बहुत सारे हमारे जो लोग होते हैं। पब्लिक हॉस्पिटल का मतलब ये है कि हर कोई भी वहाँ पे आ सकता है, किसी भी शोबा से ताल्लुक़ है, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस का है, कोई भी आ सकता है। तो हर कोई वहाँ पे इलाज के लिए ही आता है। अगर हमें जल्दी होती है, कई बार ऐसे होता है, डेफिनेटली डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा शिकायत जो हमें सुनने को मिलती है डॉक्टर्स की तरफ से, वो यही होती है कि हर पेशेंट यही चाहता है कि उसका इलाज सबसे पहले हो जाए। आप ये सोचें कि जब आप किसी भी अस्पताल का रुख करते हैं तो हर कोई वहाँ पे सिर्फ बीमारी की सूरत में ही आया होता है। तो सबसे पहली ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप थोड़ा-सा सब्र रखें और उसके साथ-साथ सिस्टम को समझने की कोशिश करें कि आप किसी भी अस्पताल में जब जाते हैं तो सिस्टम वहाँ का किस तरह से काम कर रहा है। आप किसी भी वक्त जाते हैं 24 घंटों में, आपको ये बुनियादी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपने कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जो आप, अगर आपको पता होगा, अगर आप अवेयर होंगे उन चीज़ों से, तो आप उन मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं, या हो सकता है कि आप उन मसाइल का शिकार ही ना हो। तो आज के प्रोग्राम में हमने डॉक्टर गुलाम मोहीउद्दीन साहब से वो तमाम तर सवालात किए जो हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड थे, और उसके साथ साथ हमने कोशिश की कि न्यूरो सर्जरी के हवाले से जो आम कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं, कुछ गलत फहमियाँ होती हैं, वो दूर करने की कोशिश की है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हिस्सा लिया, अपने सवालात के ज़रिए, अपने मैसेजेस, कॉल्स के ज़रिए। अगले जुमे एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ आपके साथ मुलाकात होगी दी जर्नल विद अहमद बिलाल में। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।